नमस्कार दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग ये जो वार्षिक करंट अफेयर्स है एडुटेरिया के द्वारा जो लाया गया मैगजीन है, जो एक साल का करंट अफेयर दिया गया। इसमें इसके राष्ट्रीय घटनाक्रम जो दिए गए हैं उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए, प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम जो दिसंबर महीने के बाद हम लोग अब नवंबर महीने का राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखते हुए चलेंगे। चलिए, तो पहला न्यूज है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तख्त श्री मंदिर पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह तथा माता साहिब कौर जी की पवित्र पादुकाओं को जोड़े साहिब के रूप में इस तरह से प्रतिष्ठित किया है। तो किसके द्वारा किया है? केंद्रीय मंत्री है जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी, इनको द्वारा यह किया गया है। तो इनको याद रखना है। तो कहाँ पे किए है? तो ये जानते हैं कि तख्त श्री मंदिर पटना साहिब में, जानते हैं कि 22 दिसंबर 1966 को 1666 को इस तरह से गुरु गोविंद सिंह का जन्म होता है। और ये कहाँ पे होता है? तो पटना में ही इनका जन्म होता है। और ये क्या तो 10वें गुरु के रूप में थे। संजय गर्ग क्या बने हैं? तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS की डायरेक्टर जनरल बने हैं। कौन? तो संजय गर्ग। संजय गर्ग का नाम आपको याद रखना है, जिसकी स्थापना कब होती है? 1986 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, इसरो ने श्रीहरिकोटा से LVM-3 मार्क 5 रॉकेट, जिसे कहा जाता है बाहुबली रॉकेट है, और इसके जरिए कम्युनिकेशन मिलिट्री सैटेलाइट यानी कि मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 को लॉन्च किया है, जो देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया, यानी कि सबसे भारी अभी तक का उपग्रह जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो LVM-3 मार्क 5 रॉकेट है, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। और ये मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03 इसका नाम है, जो देश के सबसे भारी यानी कि 4400 किलोग्राम वजन के साथ इसको लॉन्च किया गया है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर हेतु मुफ्त बस यात्रा करने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को लॉन्च किया है। तो पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड को किसने लॉन्च किया? तो दिल्ली की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता इसके मुख्यमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र, और इसमें कितनी उम्र का जो महिलाएं रहेगी? इसमें 12 प्लस उम्र के क्या तो महिला और ट्रांसजेंडर को मुफ्त बस यात्रा दी जाएगी। और इसके लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में ESTIC 2025 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपए का RDI योजना कोष पहल को शुभारंभ किया है, यानी किस तरह से वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आगे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। भारतीय भाषाओं और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए ओपन AI ने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया QA लॉन्च किया है। इंडिया QA का मतलब क्या? इंडिया क्वेश्चन आंसर बेंचमार्क। इंडिया क्वेश्चन आंसर बेंचमार्क यह जो क्या रहेगा? तो उसमें भारतीय भाषा और सांस्कृतिक संदर्भों में AI मॉडल की समझ का मूल्यांकन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ओपन AI ने लॉन्च किया है भारत का पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क, जिसे इंडिया क्वेश्चन आंसर बेंचमार्क, इंडिया क्वेश्चन आंसर बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि IIT मद्रास ने हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर का उपयोग करके नियंत्रित सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए भारत का पहला वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी VTOL तकनीक को विकसित किया। यानी किस तरह से वर्टिकल क्या तो टेक ऑफ हो और लैंडिंग हो, इसके लिए इस तरह से डेवलप किया है। किसने? तो IIT मद्रास ने किया है। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक बन चुका है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है, जो $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार किया है। और इस तरह से छठी भारतीय कंपनी बनी है। और पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन चुका है। तो इसका नाम याद रखना है, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। आगे के श्री रविशंकर को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया। जानते हैं कि आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी के फाउंडर कहे जाते हैं कौन? तो श्री रविशंकर है, जो आर्ट ऑफ लिविंग सोसाइटी के फाउंडर है। PM मोदी ने ल्यूकेमिया तथा लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी नेक्सकार 19 का अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी बीमारियों के लिए? तो ल्यूकेमिया हो गया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी, जिसका नाम क्या है? नेक्सकार 19 का अभी हाल ही में शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? PM मोदी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़े तो हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट की बात करें, परोपकारी सूची में बात करें, तो सबसे पहला स्थान किसका आता है? तो 2025 के अनुसार तो रोहिणी नीलकेनी
रोहिणी नीलेकेनी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी के रूप में बनी है, यानी कि दान करने के मामले में देखा जाए तो इसमें ऐसी भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है, तो इसमें हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट की बात करें तो इसमें रोहिणी नीलेकेनी का नाम याद रखें, रोहिणी नीलेकेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन को मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको दिया गया है, तो इनका नाम है डॉक्टर साई गौतम गोपालकृष्णन है। चलिए तो छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर का कौन बने हैं, तो राहुल वी.एस. बने हैं, जो चेन्नई से आते हैं। राहुल वी.एस. 91st ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है राहुल वी.एस. इस तरह से याद रखना है। 7 नवंबर को यूनाइटेड बाय यूनिक थीम के साथ राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, तो 7 नवंबर को मनाया गया। कहां पे, तो इस तरह से देख सकते हैं कि इसका थीम क्या रखा गया, तो यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी यूनाइटेड बाय यूनिक इस तरह से इसका थीम रहा और इसमें मुख्य रूप से कैंसर के अवेयरनेस को फैला सके इसके लिए इस तरह से प्रयास किया गया है। और जानते हैं कि राष्ट्रीय कैंसर दिवस की बात करें तो ये कब, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, वहीं इंटरनेशनल कैंसर डे अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस की बात कर कैंसर दिवस कब मनाया था, तो 4 फरवरी को। 4 फरवरी को क्वेश्चन पूछा गया है, तो 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल कैंसर डे। वहीं 1 दिसंबर को क्या होता है, 1 दिसंबर को एड्स डे, इंटरनेशनल एड्स डे या वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ अर्धसैनिक बल ने, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने अपनी पूर्ण महिला कर्मियों वाली पहली ड्रोन संचालन इकाई, जिसका नाम रखा है क्या, तो ये पहली ड्रोन संचालन इकाई है दुर्गा ड्रोन, यानी कि सिर्फ महिलाओं के द्वारा बॉर्डर जो बिहार सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, उसके पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा अपनी पूर्ण महिला कर्मी वाली पहली ड्रोन संचालन यूनिट है जो स्थापित की गई, जिसका नाम है दुर्गा ड्रोन। क्या नाम है, दुर्गा ड्रोन नाम है, इसको याद रखना, दुर्गा ड्रोन। और अभी हाल ही में बीएसएफ के शिवानी, बीएसएफ के नाम है शिवानी, एक कांस्टेबल थी, बीएसएफ का अधिकारी थी, कांस्टेबल थी शिवानी ने वुशु खेल में उन्होंने काफी अच्छा काम किया, उन्होंने पदक जीता, जिस कारण से इनको क्या पद उन्नति दी गई, पद उन्नति मात्र 6 महीना के अंदर ही पद उन्नति मिलेगी, तो इसका नाम क्या, तो शिवानी बीएसएफ के अधिकारी बनी थी। मानसी सिंह ने तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। तो मानसी सिंह का नाम याद रखना है, जो तेलंगाना इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है, किसका नाम है, मानसी सिंह है, मानसी सिंह याद रखना है, मानसी सिंह। आगे है कि चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि द सिटी ऑफ चेन्नई हैज बीन अवार्डेड द अर्बन मोबिलिटी इंडिया 2025 अवार्ड इन द सिटी कैटेगरी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि चेन्नई के क्या है, तो इसमें देख सकते चेन्नई शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सिस्टम, यानी बड़ा शहर में सबसे बेस्ट शहर कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई ट्रांसपोर्ट में है तो चेन्नई शहर का है। वही बात करें यदि तमिलनाडु के एक और शहर है मदुरई, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे गंदा शहर की बात करें तो कौन है, तो मदुरई है। वहीं 8 साल से लगातार सबसे ऊपर कौन रहा है, तो इंदौर रहा है। हालांकि इंदौर का भी हाल ही में आलोचना किया गया तो वहां पे गंदे पानी मिले और इस कारण से वहां के बच्चों की जान भी चली गई। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की बात करें तो इसमें बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया, यानी किस तरह से वाटर मैनेजमेंट करने के लिए और उसमें जागरूकता फैलाने के लिए महाराष्ट्र ने काफी अच्छा काम किया, जिस कारण से छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा भी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। इसमें पहला स्थान कौन रहा, तो महाराष्ट्र रहा, दूसरा स्थान गुजरात रहा और तीसरा स्थान हरियाणा का आता है। तो दूसरा स्थान गुजरात, तीसरा स्थान हरियाणा, पहला स्थान महाराष्ट्र रहा। तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवा प्रदान करने के लिए भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा किया है। तो तमिलनाडु सरकार ने, कौन सी ऐसी सरकार है, तो पहली बार इस तरह से महिलाओं के लिए मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग सेवा, यानी कौन सी महिला है जो कौन सी कैंसर से ग्रसित है उसके लिए जांच करने के लिए, उसका स्क्रीनिंग करने के लिए, जैसे बहुत सारी महिलाएं क्या तो उसको पता भी नहीं होता और उस तरह से कैंसर से ग्रसित होती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, फिर यूट्रस सर्वाइकल कैंसर हो गया जो यूट्रस में होता है। तो इसे कैंसर की स्क्रीनिंग करने के लिए इस तरह से तमिलनाडु सरकार के द्वारा ऐसे क्या तो भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल की घोषणा की गई है। आरसी गुप्ता मात्र 9 वर्ष की है और इन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बन चुकी है। कौन, आरसी गुप्ता। और कहां से आती है, तो ये कहां, फरीदाबाद से आती है, फरीदाबाद हरियाणा की है। कौन, आरसी गुप्ता, फरीदाबाद हरियाणा की है, मात्र 9 वर्ष की है, नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप खिताब को जीतने वाली भारत की पहली महिला रेसर बनी है।
आगे बात करें 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद के सम्मान में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 11 नवंबर को। और वहीं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो जानते हैं, आपको पता है कि शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को इंटरनेशनल शिक्षक दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से शिक्षक दिवस की बात करें तो ये कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर जो मौलाना अबुल कलाम आजाद के जयंती पे मनाया जाता है। जानते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा क्या रहे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में काम किया 1923 में। उसके बाद 1940 से लेकर 1946 तक ये क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने रहे। 1940 में रामगढ़ सेशन में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। उस तरह से इसके जो कुछ मैगजीन्स है, उनके पत्रिका है, जैसे कि अल हिलाल का नाम आपको याद रखना है। अल हिलाल क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अल हिलाल किसके द्वारा प्रकाशित की गई, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कौन बने थे, तो ही मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। जीनोम रखरखाव तथा मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान करने के लिए जीव विज्ञान श्रेणी में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसको, तो अंजना बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। तो जीनोम रखरखाव यानी किस तरह से जीनोम सीक्वेंसिंग हो, जीनोम का किस तरह से रखरखाव हो, उसके लिए और उसकी मरम्मत की प्रक्रिया में अग्रणी योगदान देने के लिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी की कैटेगरी में किसको, तो इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो अंजना बद्री नारायण को। अंजना बद्री नारायण इसका आंसर हो जाएगा। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित न्योमा एयरबेस को अब भारत फिर से शुरू किया है, यानी कि इंडिया हैज रीओपन्ड द न्योमा एयरबेस लोकेटेड नियर द चाइना बॉर्डर इन ईस्टर्न लद्दाख। तो जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो बॉर्डर है कहां पे, तो लद्दाख में स्थित है। और सियाचिन है जो मुख्य रूप से क्या, तो चेन्नई और एक चीन और भारत के बीच में स्थित है। और वहां पे इस तरह से कुछ भाग उसका चीन ने कब्जा भी कर लिया है। तो यहां देख सकते हैं वहीं के आसपास स्थित है क्या, न्योमा एयरबेस है, जिसको अभी भारत ने फिर से रीओपन किया है। 12 नवंबर को बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व निमोनिया दिवस इस बार मनाया गया। तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 12 विद द थीम चाइल्ड सर्वाइवर, यानी जो मुख्य रूप से न्यूमोनिया क्या है, तो ऐसे जो सांस इसमें क्या, तो न्यूमोनिया मुख्य रूप से क्या, तो सांस संबंधित बीमारी है। और इसमें मुख्य रूप से क्या, तो क्या होती है, तो इसमें देख सकते हैं कि इसका थीम रखा कि किस तरह से बाल बच्चों की क्या, तो जीवन की रक्षा हो सके, इसके लिए बाल जीवन रक्षा विषय के साथ विश्व न्यूमोनिया दिवस हाल ही में क्या 12 नवंबर को मनाया गया है। बात करें गुजरात का पालीताना। गुजरात का पालीताना क्या है, तो दुनिया का पहला ऐसा शाकाहारी शहर बन चुका है। तो गुजरात पालीताना हैज बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेजिटेरियन सिटी, यानी कि गुजरात दुनिया का पहला, गुजरात के अंदर एक पालीताना शहर है जो दुनिया का पहला ऐसा क्या बन गया है, तो पूरी तरह से वेजिटेरियन सिटी बन गया है, वेजिटेरियन सिटी बन गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाई गई कब, 31 अक्टूबर 2025 को। 31 अक्टूबर जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाते हैं। क्या राष्ट्रीय एकता दिवस, जानते हैं कि पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको पूरे भारत को उस समय आजादी के बाद उसके सारे रियासत को जोड़ने का प्रयास इन्होंने किया। और इन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाकर क्या, तो हैदराबाद को भी जीता था। और इनके प्रयास से ही क्या पूरे भारत में एक राष्ट्र बनने की है जो क्या नींव रखी गई, जिस कारण से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाई जाती है। और अभी हाल ही में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का डिवाइड किया गया और इस कारण से जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 के तहत 35 से सेक्शन चल रहा था उसको भी दोनों को वहां पे रिपील किया गया और वहां से फिर से अब दोनों को दो सेपरेट क्या यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। चलिए, और 2014 में पहली बार इस तरह से मनाई गई थी क्या, तो इस तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार 2014 में मनाई गई थी। उसके बाद बड़े उत्साह से और भव्यता से इस तरह से अब मनाई जा रही है और यह 150वीं जयंती थी। इन्हें कहा जाता है क्या, तो इस तरह से सरदार के ऊपर इन्हों दिया गया था कब, बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में होता है, महिलाओं के द्वारा किया गया था। इनका उपनाम दिया गया था सरदार। और इस बार की थीम क्या रहा, तो एक भारत आत्मनिर्भर भारत, इस तरह से राष्ट्रीय एकता दिवस का इस बार थीम क्या रहा जो 31 अक्टूबर को मनाया गया, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को भारत में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजन किया गया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले उमंग उत्सव का उद्घाटन किया और इस मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी इन्होंने जारी किया है। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और भी बात करें तो 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक एक वर्ष तक पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस तरह से राष्ट्रव्यापी उत्सव भी मनाया गया है। तो वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा की गई। और वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में क्या, बंग दर्शन में 7 नवंबर क्या, तो 7 नवंबर उस समय क्या, तो यहां देख सकते हैं 7 नवंबर मिसिंग है, एक बार देख लीजिएगा।
ठीक है, तो इसको एक बार डेट बता दीजिए, को प्रकाशित हुई और बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई। तो 1882 में आनंद मठ में इसको प्रकाशन किया गया। किसका? तो ये वंदे मातरम को ये कहां से लिया गया? तो आनंद मठ से लिया गया है। और इसे पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। और उसमें 1896 में जो कलकत्ता का अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इसके जो अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसकी अध्यक्षता कहां? तो कलकत्ता में इसका अध्यक्षता किया था। किसने? रहमतुल्लाह सयानी ने किया था, और इसे कलकत्ता अधिवेशन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ कब होता है? तो 11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इसका आयोजन होता है। वाटरशेड महोत्सव, वाटरशेड महोत्सव का मतलब क्या? वाटरशेड का मतलब क्या होता है कि पानी को जहां बेकार हो रहा है उसको एक ऐसी दिशा देना है जहां पे सिंचाई की व्यवस्था अच्छी से हो सके, उसके पानी को ज्यादातर एक कह सकते हैं उसके एक ऐसा जोन बनाना है ताकि वहां से पानी का ज्यादा उपयोग किया जा सके। तो वाटरशेड महोत्सव 2025 का शुभारंभ 11 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के कहां हुआ? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में किया गया। गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश है, वहीं पे किया गया। और केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन भी किया है, जो कृषि मंत्री हैं, साथ साथ ये ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। और इसका उद्देश्य क्या रहा? तो भारत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 की समीक्षा करके नई सफलता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। क्या? वाटरशेड डेवलपमेंट का। जो आपने देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस तरह से इसको मुख्य उद्देश्य था किस तरह से कृषि को ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन अच्छी तरह से फैसिलिटी मिल सके और इस तरह से अच्छी से ऑर्गेनाइज हो सके कृषि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में, नई दिल्ली के कहा? भारत मंडपम में प्रगति मैदान में 14 नवंबर को शुरू हुआ, जो 27 नवंबर तक चला रहा। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहां हुआ? तो इसका राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया, और जो इस तरह से किया गया। और इसका थीम रहा क्या? एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी इसका थीम यही रहा, एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के साथ इस तरह से क्या मनाया गया? तो 44वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इसमें मुख्य रूप से अलग अलग देशों के भी यहाँ पे व्यापार को आगे बढ़ावा देने के लिए इस तरह से शोकेस किया जाता है। जब भी कोई भी ऐसे दिव्य मेला हो गया या सरस मेला हो गया या आजीविका सरस मेला हो गया, तो ऐसे मुख्य रूप से मेला जो आयोजन किए जाते हैं एक अलग अलग प्रोडक्ट को क्या? तो वर्ल्ड मार्केट या इंडियन मार्केट में आगे बढ़ाने के लिए इस तरह से किया जाता है ताकि उसका पहचान वर्ल्ड मार्केट पे बने। चलिए, तो केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के द्वारा इसमें $280 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। तो केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम लाया गया है। केरल के द्वारा अभी हाल ही में स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम लाया गया है, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना दिया गया? $280 मिलियन का ऋण दिया गया है। तो $280 मिलियन केरल के हेल्थ फैसिलिटी को अच्छा करने के लिए इस तरह से दिया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और अभी आपने देखा केरल के द्वारा अभी कुछ पहल शुरू किया गया था, जिसमें आपने देखा केरल के द्वारा नयन अमृतम शुरू किया गया। नयन अमृतम पहल शुरू किया गया। नयन अमृतम याद रखना है किसके लिए? तो आंख की सुरक्षा हो सके इसके लिए क्या? तो नयन अमृतम पहल की शुरुआत किया गया केरल के द्वारा। नयन अमृतम आंख की बचाव करने के लिए उसमें क्या? तो रेगुलर बेसिस पे चेकअप होना चाहिए, इसके लिए नयन अमृतम केरल के द्वारा शुरू किया गया। वही बात करें अभी केरल के द्वारा और भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए, जैसे एन प्राउड स्कीम याद रखने का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए। एन प्राउड याद रखना। एन प्राउड क्या है? तो एन प्राउड जो वैसे दवा जो एक्सपायर्ड मेडिसिन या फिर जो गलत दवा है जो मार्केट में घूम रही है उसको पहचान करना है, उसको एक्सपोज करना है दूसरी जगह पे, उसको जाकर डिस्पोज कर देना है, उसको एक्सपोज करके जाके बाहर में जाके डिस्पोज कर देना है ताकि नागरिक की जान है जो बच सके। एन प्राउड स्कीम याद रखना है। और केरल के द्वारा अभी हाल ही में क्या किया गया? तो सीनियर सिटीजन कमीशन की स्थापना किया गया। जिस तरह से बिहार में युवा आयोग की स्थापना किया गया, सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना किया गया, उसी तरह से केरल में पहला सिटीजन सीनियर कमीशन की स्थापना किया गया। और उसका उद्देश्य क्या रहा? तो केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य है कि स्वास्थ्य प्रणाली का आधुनिकीकरण करना, मॉडर्नाइजेशन करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना और वृद्ध और कमजोर नागरिक को समावेशी स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ को यूनेस्को ने अक्टूबर 2025 में अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, जो कि अवधि व्यंजनों और समृद्ध पाक विरासत को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। और यह हैदराबाद जो जिसे 2019 में मिला था, उसके बाद ये भारत का दूसरा ऐसा सिटी बन गया है। कौन? लखनऊ बन चुका है, जिसे यह क्या मिला है? तो गैस्ट्रोनॉमी के कैटेगरी में क्या? तो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में इसको शामिल किया है। किसके? ये IUCN के द्वारा शामिल किया गया है, जो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। किसको? तो पूछ सकता है कि हैदराबाद को के बाद कौन सा दूसरा शहर है? तो लखनऊ है। आगे है स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 की रिपोर्ट के अनुसार मदुरै जो तमिलनाडु का शहर है उसको देश का सबसे गंदा शहर घोषित किया गया।
और जिसे सबसे कम अंक मिले मात्र 48 अंक इसको प्राप्त हुए 100 में। जिसके बाद क्रमशः लुधियाना दूसरे स्थान पर रहे, चेन्नई रहे, उसके बाद रांची रहे, दूसरा लुधियाना, तीसरा चेन्नई, चौथा रांची, और देख सकते हैं पांचवा स्थान किसका, बेंगलुरु शहर का रहा। बेंगलुरु शहर का पांचवा स्थान रहा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो, और इसी में क्या तो अलग अलग क्या नई दिल्ली का भी स्थान आता है जो पॉल्यूशन में पीछे पीछे आगे है। ठीक है, तो याद रखना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें मदुरै सबसे गंदा शहर, जबकि ये इंदौर की बात करें तो इंदौर है जो सबसे 8 साल से लगातार है जो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब लेके बैठा हुआ है। ठीक है, इसे आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा स्वच्छ मिशन के अंतर्गत इसको संचालित किया जाता है। पंजाब संशोधित भारत नेट योजना यानी कि अमेंडेड भारत नेट स्कीम को राज्यव्यापी रूप से लागू करने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है, और यह उपलब्धि नवंबर 2025 में हासिल की गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को मजबूती मिल सके। इसके लिए इस तरह से लाया गया। तो जानते हैं कि भारत नेट योजना का मकसद यही था, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डिजिटल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसके लिए लाया गया था। लेकिन इसमें बहुत सारे जो पहल था, इसमें अच्छी तरह से केवल गांव दूर दराजों में नहीं पहुंचा पाया गया। लेकिन इसमें अभी पंजाब ने इसमें और भी कुछ सुधार किया, और उसके साथ ही सफलतापूर्वक क्या किया है, तो इसने अपने राज्य में पूरी तरह से अमेंडेड करके भारत नेट स्कीम को लागू किया है सफलतापूर्वक पंजाब। पैरासोशल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया, और यह लोगो और सेलिब्रिटी तथा एआई चैटबॉट के बीच बनने वाले एक तरफा भावनात्मक रिश्ते को दर्शाता है। यानी कि से आप किसी से एक साथ जुड़ते हैं, यानी कि आप सोशल माध्यम से, यानी कि पैरासोशल कहते हैं क्या, तो जैसे यूट्यूब में हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं हमें फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बातों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जिस कारण से क्या, तो हम एक सामाजिक रूप से एक दूसरे को जानते तो नहीं है, लेकिन क्या, तो उसमें पैरा यानी कि हाफ सोशल, यानी कि आपसे जुड़े हुए हैं किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, या किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो उसे पैरा सोशल कहते हैं। और एक भावनात्मक रिश्ता भी हम लोग के बीच में ये बना हुआ है। डिक्शनरी.com ने 6-7 यानी 6-7 को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो वर्ड ऑफ द ईयर एक सॉन्ग है जिसके में बार बार ये 6-7 है जो दोहराया गया, जिस कारण से डिक्शनरी.com ने इस शब्द को चुना है, क्या, तो वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2025 को। अगला है कि 1 नवंबर को मणिपुर में चवांगकुट महोत्सव मनाया गया। चवांगकुट महोत्सव कहाँ, तो ये मनाया जाता है, चवांगकुट महोत्सव ये मणिपुर में मनाया जाता है। और जो कुकी चीन मिजो जनजातियों के द्वारा हर साल मनाया जाने वाला प्रमुख फसल उत्सव है, जो अच्छी फसल के लिए देवताओं का आभार व्यक्त करता है। यानी कि आपका क्रॉप या फसल, यदि धान हो या गेहूं हो, आपका फसल अच्छी हो, तो इस कारण से इसको मनाया जाता है। और इसमें क्या देख सकते हैं कि जो अच्छी फसल के लिए देवताओं का सम्मान व्यक्त करता है, ये क्या, आभार व्यक्त करता है। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया था, जानते हैं 14 नवंबर को इस बार मनाया गया, और उसका थीम रहा क्या, तो जीवन के लिए विभिन्न चरणों में मधुमेह रहा। यानी कि कह सकते हैं कि दिस ईयर इज थीम वाज दी डायबिटीज इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहाँ डायबिटीज 14 नवंबर को मधुमेह दिवस, यानी कि किस तरह से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो बाल दिवस भी मनाया जाता है। 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म होता है, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में बने थे, और ये 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में रहे। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के निद्दाबोलू की 17 वर्षीय कुंचला कैवेले रेड्डी को अमेरिका के टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुना गया है। यानी कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली कौन है, तो पूर्वी गोदावरी जिले की नाम है क्या, तो निद्दाबोलू नाम बस याद रखना, निद्दाबोलू। ये मात्र 17 ये पूर्वी गोदावरी जिले के निद्दाबोलू की जगह है, वहां के 17 वर्षीय कुंचला कैवेले रेड्डी को अमेरिका के टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज के 2029 अंतरिक्ष मिशन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसको जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा सिनेमा घरों यानी डिफेंस थिएटर्स में रिलीज होने वाली पहली फिल्म फरहान अख्तर के द्वारा इसको रिलीज किया गया था और डायरेक्ट किया गया था, निर्देशित किया गया था 120 बहादुर है, जो 1962 के भारत चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई पर आधारित है। यानी रेजांग ला जो लद्दाख में स्थित है, वहां पर इन्होंने काफी वीरतापूर्वक, उन्होंने साहसपूर्वक इन्होंने लड़ाई लड़ा था, जिसको आज तक कहीं दिखाया नहीं गया था। लेकिन इनके डायरेक्शन में, फरहान अख्तर के डायरेक्शन में इस तरह से 120 बहादुर को दिखाया गया, जिस कारण से अभी हाल ही में क्या किया गया, तो इसमें रक्षा सिनेमा घर यानी कि डिफेंस के जो थिएटर होते हैं, डिफेंस जो अधिकारी होते हैं, वो इसको देखे हैं और उसके रक्षा कह सकते हैं कि रक्षा सिनेमा घर में दिखाई जाने वाली पहली ऐसी फिल्म का नाम क्या है, तो बहादुर 120 बहादुर। ठीक है, और किससे जुड़ा है, तो 1962 के भारत चीन युद्ध से जुड़ा हुआ है। और रेजांगला कहाँ है, तो ये उमिंगला, रजांगला, ये सब सारे कहाँ है, लद्दाख में स्थित है।
मोदी का मिशन, मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो बरजीत देसाई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो बरजीत देसाई क्या है? तो मोदी मिशन के लेखक हैं और वे एक प्रसिद्ध वकील और लेखक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के जीवन, विचारों और कार्यशैली पर भी यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा मुंबई में किया गया। तो ये जो राज्यपाल महाराष्ट्र के आचार्य देवव्रत, ये साथ साथ ये कहाँ के? तो गुजरात के भी, ये गुजरात और महाराष्ट्र दोनों के राज्यपाल हैं। कौन? तो आचार्य देवव्रत है। ठीक है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उनके उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह सीट खाली रही और इसमें किसी को यह पद है जो खाली रहा, जिस कारण से अभी हाल ही में किसको बनाया गया है? तो उसमें सीपी राधाकृष्णन की जगह आचार्य देवव्रत भी बने हुए हैं। तो दो ऐसे भी वर्तमान में राज्य हैं, जैसे कि नागालैंड, और नागालैंड के राज्यपाल थे ला गणेशन, जिनकी मृत्यु के बाद वहाँ जो क्या, तो मणिपुर के जो राज्यपाल, वहाँ पे जो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ मणिपुर में, तो वहाँ पे कौन देख रहे हैं? तो मणिपुर के गवर्नर अभी हैं अजय कुमार भल्ला। उन्हीं को नागालैंड के भी राज्यपाल बनाया गया है। राज्यपाल और मणिपुर के मणिपुर और नागालैंड के जो राज्यपाल कौन है वर्तमान में? ये कौन? अजय कुमार भल्ला है। ठीक है, याद रखना, अजय कुमार भल्ला। अगला है, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के द्वारा तैयार कृषि तकनीक नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गांधीनगर में कृषि की पुनर्कल्पना अग्रणी प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का रोड मैप लॉन्च किया है। यानी किस तरह से आने वाले समय में क्या, तो री इमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप फॉर पायनियरिंग टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन इन गांधीनगर टू प्रमोट एग्रीटेक इनोवेशन प्रेफर्ड बाय नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब। यानी नीति आयोग के फ्रंटियर टेक हब के द्वारा इसको विकास किया गया, जिस कारण से इसका मकसद यही किस तरह से हम एग्रीकल्चर में नए नए इनोवेशन, नए नए डेवलपमेंट ला सके, इसके लिए नीति आयोग के द्वारा सपोर्ट भी प्रदान किया जा रहा है। भारत ने अभी हाल ही में तूफान मेलिसा के बाद जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। जानते हैं कि तूफान कहाँ आता है? तो मेलिसा, तूफान मेलिसा। एक बार हम साइक्लोन्स जितने अभी हाल फिलहाल में जो आए हैं उसके एक छोटे वीडियो के माध्यम से हमने बताया है, तो उसे जाकर एक बार वीडियो देख लीजिएगा। उसके बारे में हमने कंप्लीट रूप से जितने सारे वर्ल्ड में जहां जहां आए हैं, जैसा आपको पता है कि बिली बिलीज कहाँ ऑस्ट्रेलिया में तूफान आते हैं और भारत में साइक्लोन चक्रवात कहलाते हैं, जैसे कि और बिली बिलीज कहाँ ऑस्ट्रेलिया में, वहीं हरिकेन्स मैक्सिको, कनाडा, यूएसए के क्षेत्र में आता है, कैरेबियन सी के आसपास आते हैं। वहीं टाइफून्स कहाँ? तो चीन हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इस सब क्षेत्र में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मेलिसा तूफान कहाँ आया? तो ये किसको? तो जमैका और क्यूबा के क्षेत्र में आया, जिस कारण से भारत ने यहाँ पे मानवीय सहायता भी अभी हाल ही में भेजा था, जिस कारण से अभी इन चर्चा में रहा। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में साइक्लोन दितवा आया। साइक्लोन दितवा कहाँ? तो श्रीलंका को प्रभावित किया, जिस कारण से भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाकर उसको मदद किया है। अगला है ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने पूर्वोत्तर के 6 प्रतिष्ठित हस्तियों को भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या किया? तो संचार मंत्री हैं। इन्होंने नॉर्थ ईस्ट के 6 ऐसे प्रमुख हस्ती हैं, उनको भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है। कितने लोगों को? तो 6 लोगों को दिया है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि अपेडा, यानी किस तरह से वो प्रोसेस्ड फूड यानी क्या, तो प्रोसेस्ड फूड के एक्सपोर्ट में काम करता है अपेडा। इन्होंने छत्तीसगढ़ से कोस्टारिका के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नल की पहली खेप भेजी है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड चावल को कौन से देश को भेजा गया? तो इसमें याद रखना है कोस्टारिका। कहाँ? कोस्टारिका को भेजा गया है। कोस्टारिका जो कहाँ पे स्थित है? तो कैरेबियन सागर के पास स्थित देश है। कौन सा? छोटा सा देश है कोस्टारिका। छत्तीसगढ़ से कोस्टारिका को पहली इस तरह से क्या, तो फोर्टिफाइड चावल भेजिए। फोर्टिफाइड चावल में क्या होता है? तो इसमें विटामिन वगैरह इसमें फोर्टिफाई किए जाते हैं ताकि उसका क्या, तो उसमें उसकी क्वालिटी बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 पूरी तरह से डिजिटल हो गई है और इसके लिए घरेलू गणना व्यास भारत और व्यास सूत्र एप्लीकेशन का शुभारंभ है, जो कहाँ पे किया गया? तो इसमें इसमें देख सकते हैं घरेलू गणना की जाएगी और इसमें व्यास भारत और व्यास सूत्र एप्लीकेशन का शुभारंभ कोची केरल में हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से समुद्री मत्स्य पालन जनगणना यानी कि समुद्री मत्स्य पालन यानी कि जो मछली का उत्पादन करते हैं उनके लिए इस तरह से जनगणना कराई जाएगी। इसके लिए व्यास भारत और व्यास सूत्र एप्लीकेशन का अभी हाल ही में शुभारंभ कहाँ किया गया? तो केरल के कोची में किया गया है। यह 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 5000 गांवों और बस्तियों के लगभग 12 लाख मछुआरा परिवारों को भी संपूर्ण गणना इस तरह से की जाती है। इसमें मुख्य रूप से क्या, तो इसमें कह सकते हैं क्या, तो ऐसे प्रमुख ऐसे तटीय राज्य है जहां पे मछुआरे अपना मछली पालते हैं और उनकी संख्या कितनी है इसके बारे में काउंट की जाती है। और उसके द्वारा किसके द्वारा? तो इस तरह से व्यास भारत और व्यास सूत्र एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि मत्स्य का उत्पादन करने के लिए मछली का जो उत्पादन करते हैं मछुआरे, उसकी संख्या की कितनी है, क्या उसके जीविका है, उसके बारे में इस तरह से बात की जाएगी। भारतीय नौसेना कोच्चि नौसैनिक अड्डे पे सर्वेक्षण पोत श्रेणी के जहाज INS शिक्षक का संचालन शुरू किया है। यानी कि द इंडियन नेवी विल कमेंस ऑपरेशन ऑफ द सर्वे
वेसल क्लास शिप आईएनएस इच्छक एट द कोची नेवल बेस, यानी कि इंडियन नेवी के कोची नेवल बेस पे उन्होंने आईएनएस इच्छक को इंस्टॉल किया है इंडियन नेवी के द्वारा, ताकि वहां के आसपास के क्षेत्र में क्या हो सके, तो पेट्रोलिंग हो सके, सर्वे हो सके, वेसल्स हो सके, पेट्रोलिंग सर्वे कर सके, किसके सहायता से, तो इसमें आईएनएस इच्छक की सहायता से कर सके, कहाँ, कोची नेवल बेस में। और महाराष्ट्र सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है। कौन? स्टारलिंक के साथ समझौता किया है, ताकि दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ सके। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है क्या, तो इसमें स्टारलिंक के साथ साझेदारी किया है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य बन चुका है। कौन? बैम्बू बेस्ड पॉलिसी लाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है क्या, तो महाराष्ट्र बन चुका है। अगला है कि सेरेंडिपिटी आर्ट्स फाउंडेशन के संस्थापक तथा हीरो एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष रहे, कौन है, तो सुनील कांत मुंजाल। सुनील कांत मुंजाल नाम याद रखना है। सुनील कांत मुंजाल को, जो हीरो एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष हैं, इनको फ्रांस का सेवेलियर डी ला आर्डरे नेशनल डू मेरिट पुरस्कार की इसकी उपाधि दी गई। तो फ्रांस के सरकार के द्वारा फ्रांस की क्या, तो सेवेलियर डी आर्डरे नेशनल डू मेरिट की उपाधि दी गई है। किसको, तो याद रखें सुनील कांत मुंजाल। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा अच्छा दर्जा दिया, यानी गुड रेटिंग दी गई। क्या, गुड रेटिंग दी गई है। और यह भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है जिसे गुड रेटिंग मिली है। और ये यूनेस्को के अंदर में, जानते हैं कि एकमात्र ऐसा स्थल है, जानते हैं कि यूनेस्को में टोटल 13 ऐसे, भारत के टोटल ऐसे 18 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 13वां अभी हाल ही में क्या, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया, जो कहां पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया है। और ये भारत का 13वां है। इसी 13 में से एक कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो यूनेस्को के द्वारा ऑलरेडी क्या, तो मिक्स्ड कैटेगरी में एकमात्र ऐसा कोई मतलब क्या, तो क्या है, तो इसमें मिक्स्ड कैटेगरी में इसको शामिल किया गया, जिसमें कल्चरल और नेचुरल यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों तरह से महत्वपूर्ण है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया है। किसको, तो ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को। और उसको इस तरह से आईयूसीएन के द्वारा भी हाल ही में अच्छा दर्जा दिया गया। आईयूसीएन की बात करें तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना 1948 में की जाती है। और इसका मुख्य मकसद क्या है, तो इसकी मुख्य मकसद क्या है, तो रेड डाटा बुक जारी करना। रेड डाटा बुक में उन्होंने क्या करता है, तो इसमें फ्लोरा और फौना यानी प्लांट और एनिमल स्पेसीज जो क्या संकटग्रस्त है, चाहे वो इंडेंजर्ड हो या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो, या फिर कह सकते हैं कि एक्सटिंक्ट हो, या फिर क्या, तो इसमें खतरे पे निशान उस पर मंडरा रहा है, उसके लिए क्या, रेड डाटा बुक जारी करता है। और रेड डाटा बुक कब से कब जारी कर रहा है, तो ये रेड डाटा बुक है जो जारी करता है कब से, तो ये करता है 1964 से जारी करता है, 1964 से जारी करता है। जबकि इसकी स्थापना कब होती है, 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह, जो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली में सहकारिता कुंभ 2025 यानी कोऑपरेटिव कुंभ 2025 का उद्घाटन किया। किस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए क्या, तो इस तरह से कोऑपरेटिव सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ 2025 का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। किसके द्वारा, तो इस तरह से अमित शाह के द्वारा किया गया है, जो सहकारिता मंत्री भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र की सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। तो कहां पे, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी सहायता वितरण तंत्र की सशक्त, यानी किस तरह से, जैसे मान लें कि फ्री लीगल एड देना है नालसा के माध्यम से, लेकिन नालसा कहीं कहीं क्या, तो इफेक्टिव रूप से काम नहीं करती, तो इस कारण से न्याय सही तरीके से सही जगह पे और सही समय से नहीं मिल पाती है, जिस कारण से ये जो जस्टिस डिलीवरी है वो डिले डिलीवरी हो जाती है, जिस कारण से क्या, तो बहुत सारे दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ता है, जिस कारण से ऐसे कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करना है, सही समय पर डिलीवरी हो सके जस्टिस का। इस कारण से ऐसे क्या, तो कानूनी सहायता वितरण तंत्र को सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया नई दिल्ली में। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, इनके द्वारा IIT गुवाहाटी असम में उत्तर पूर्वी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का उद्घाटन किया गया। इनकी नॉर्थ ईस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर एट IIT गुवाहाटी असम में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, तो संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, तो याद रखना है IIT गुवाहाटी में किया गया, ताकि नॉर्थ ईस्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन और डेवलपमेंट एक काम किया जा सके और IIT गुवाहाटी इसमें सहयोग भी करे। आगे है कोची में, कोची केरल में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया। यानी किस तरह से बिम्स्टेक, जिसकी स्थापना जानती है कि क्या, तो बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल फॉर इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास के जो क्षेत्र हैं, देश हैं, उसमें मुख्य रूप से जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, अपना भारत हो गया, और इसमें म्यांमार और थाईलैंड भी इसमें जुड़ा हुआ है, श्रीलंका है। तो सबके देशों के बीच में क्या हो, तो आपसी तकनीकी समझ और आपसी व्यापार आगे बढ़े, इसके लिए इस तरह से बिम्स्टेक की स्थापना की जाती है।
तो देख सकते हैं भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से आयोजन किया गया। कहाँ पे? कोची केरल में किया गया था। तो इसको याद रखना है। क्या? तो नीली अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? तो मैरीन इकोनॉमी, या कह सकते हैं मैरीन इकोनॉमी या ब्लू इकोनॉमी। कई बार क्वेश्चन पूछा था कि नीली अर्थव्यवस्था क्या है, तो नीली अर्थव्यवस्था मतलब कि ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी यानी कि मैरीन इकोनॉमी। मैरीन इकोनॉमी क्या? मैरीन यानी समुद्री अर्थव्यवस्था, जिसमें समुद्र से निकलने वाले चाहे वो रिसोर्सेज हो, चाहे वो मछली का उत्पादन हो, चाहे वो वहां से पॉलीमेटेलिक नूडल्स का, या फिर कह सकते हैं उसका एक्सट्रैक्शन हो, या फिर कहाँ सी बेड से जो समुद्र के तलछट्टी में बैठे हुए नूडल्स है उसका भी एक्सट्रैक्शन हो सके और उसका जो मार्केट में बेचा जा सके, इसके लिए भी इस तरह से किया जाता है। तो कोची केरल में पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीईसी ने आईआईटी बॉम्बे के साथ दूरसंचार प्रौद्योगिकी और मानकीकरण गतिविधियों पर समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर अभी हाल ही में किया है। तो इस कारण से देख सकते हैं किस तरह से नए नए टेलीकॉम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस तरह से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी क्या किया गया है, तो उसमें आईआईटी बॉम्बे के साथ समझौता किया है टीईसी ने। ठीक है, चलिए। तो भारतीय उद्योग परिसंघ ने यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने 1 से 2 दिसंबर को मुंबई में 12वें बिग पिक्चर समिट 2025 में बेब्स बाजार के सहयोग से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन की मेजबानी किया है। यानी आपने देखा कि बेब्स का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जिसका अभी हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में इसका आयोजन हुआ। और उसमें आपने देखा कि अभी देख सकते हैं कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी कि सीआईआई की बात कर लें तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो अभी हाल ही में बने कौन? राजीव मेमानी, इनका नाम याद रखना है। इसके अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो इसके प्रमुख बने हैं कौन? अध्यक्ष राजीव मेमानी, जो ईवाई इंडिया के भी अध्यक्ष है। ईवाई इंडिया के भी अध्यक्ष है कौन? राजीव मेमानी, जो ईवाई इंडिया के भी अध्यक्ष है। ईवाई इंडिया के भी अध्यक्ष एमडी है। ठीक है, इन्होंने देख सकते हैं कि मुंबई में 12वें बिग पिक्चर समिट 2025 में बेब्स बाजार के सहयोग से वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेशक सम्मेलन की मेजबानी किया। यानी कि इस तरह से उन्होंने कहा किस तरह से अलग अलग देशों से भी क्या आकर के भारत के जो वर्ल्ड मार्केट, जो भारत के इंटरटेनमेंट सेक्टर है उसमें भी आकर के अपना पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट करे और इस कारण से अपने क्या तो उसे भी कंटेंट मोनेटाइज करके, कंटेंट को क्रिएट करके यहाँ पैसा कमा सकते हैं, जैसे मूवीज वगैरह बना सके। और ये 12वें बिग पिक्चर समिट हुआ था कहाँ? मुंबई में। याद रखना मुंबई में क्या हुआ? तो मुंबई में 12वें बिग पिक्चर समिट हुआ अभी हाल ही में। और यहीं पे बेब्स का भी आयोजन किया गया। क्या? बेब्स का भी आयोजन कहाँ? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट बेब्स का भी आयोजन कहाँ? तो मुंबई में किया गया था। कहाँ? मुंबई में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 जेट इंजन खरीदने हेतु अमेरिकी कंपनी जीई एरोस्पेस के साथ अभी हाल ही में समझौता किया है। तो इसे याद रखना है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब होती है? 1940 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और ये मुख्य रूप से क्या डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तौर पर काम कर रही है। और ये क्या है? तो इसमें भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको जब निर्देशित किया जाता है तो ये विमान बनाते हैं, उसको सौंपते हैं और उसके बाद इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के द्वारा डील करके उस तरह से क्या होती है तो उसको बनाती है। लोक उपक्रम चयन बोर्ड यानी पब्लिक क्या? तो पब्लिक लोक उपक्रम चयन बोर्ड यानी कह सकते हैं क्या? देख सकते हैं कि पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिश के बाद दीपक गुस्सा को गेल इंडिया लिमिटेड का अभी हाल ही में नेतृत्व करने के लिए चुना गया। यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया कह सकते हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करें, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो इनका नाम है दीपक गुस्सा। दीपक गुस्सा अब गेल इंडिया लिमिटेड के नए क्या बने हैं? तो ये लीडर बने हैं, अध्यक्ष बने, एमडी बने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने असम के पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय, जिसका नाम है शहीद कनकलता की आधारशिला रखी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने असम के पहले टेक्निक और कमर्शियल यूनिवर्सिटी शहीद कनकलता का अभी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि शहीद कनकलता जो पहले तकनीकी और व्यावसायिक विश्वविद्यालय है कहाँ के? तो असम में स्थित है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। और जानते हैं निर्मला सीतारमण यही जो वित्त मंत्री होते हैं कौन? जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन कहलाते हैं? तो यही इसके अध्यक्ष होते हैं कौन? वित्त मंत्री। और जीएसटी काउंसिल 279A आर्टिकल में दिया गया है, 279A में दिया गया है। ठीक है, इसको याद रखना है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय है।
प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड रजत जयंती परियोजना का भी हाल ही में उद्घाटन किया और इसने अभी 25 साल कंप्लीट किया है। जानते हैं कि उत्तराखंड की स्थापना कब होती है? 15 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना होती है और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बनता है। शुरुआत में उत्तरांचल होता है, उत्तरांचल नाम से जाना जाता है, लेकिन 2007 में इसका नाम बदला जाता है उत्तरांचल से, फिर ये उत्तराखंड बन जाता है और अभी वर्तमान में उत्तराखंड ही है। उत्तराखंड रजत जयंती परियोजना का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, जो 15 नवंबर को मनाया गया। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने 10 नवंबर को 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, यानी कि इस तरह से देख सकते हैं 22वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन संघ भारत क्षेत्र जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन कहां पे किया है? तो कोहिमा नागालैंड में किया है। और इसमें इन्होंने मुख्य रूप से क्या किस तरह से संसदीय कह रहा है कि 22वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 3 का सम्मेलन का उद्घाटन कहा हुआ है? तो कोहिमा नागालैंड में किया गया है। किसके द्वारा? तो लोकसभा के अध्यक्ष, वर्तमान में 18वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, और जो कोटा से सांसद है बीजेपी की तरफ से, और ये 17वें और 18वें लगातार 2 बार लोकसभा के अध्यक्षता कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बने हुए, स्पीकर बने हुए हैं। अगला है कि अमेरिका मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याएं वाले विदेशियों को वीजा देने से इनकार कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं अमेरिका आने वाले अपनी पॉलिसी में ला सकता है कि मधुमेह, डायबिटीज या अन्य जो बीमारी प्रमुख रूप से जो होते हैं उससे ग्रसित है तो उसको अब अमेरिका का वीजा नहीं मिलेगा, ऐसा घोषणा किया है। और अभी हाल ही में अमेरिका इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी बाहर हो चुका है और 66 ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिससे भी अमेरिका जो प्रशासन ने फैसला लिया कि उससे हम बाहर निकल जाए, जैसे कि WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, अपना इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो गया, जिसकी स्थापना COP21 के द्वारा की गई थी 2015 में। ठीक है। और फ्रांस और इंडिया के सहयोग से की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर अपना गुरुग्राम हरियाणा में है और इस तरह से 120 प्लस देश इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें अमेरिका अब इसमें बाहर हो गया है। गुजरात जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना, यानी कि जो गुजरात बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च ट्राइबल सेंट्रिक जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, यानी कि किस तरह से वो ट्राइबल के अंदर, यानी कि किस तरह से जनजातियों के अंदर कोई बीमारी जैसे थैलेसेमिया हो गया या फिर सिकल सेल एनीमिया हो गया, उससे जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ती है, उसको रोकने के लिए कह सकते हैं कि उस पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसको जीन को एडिट किया जा सकता है, जीन को पढ़ा जा सकता है। इसलिए जीनोम सीक्वेंसिंग करने के लिए सबसे गुजरात ऐसा भारत का पहला राज्य बन चुका है जो जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है, जो मुख्य रूप से ट्राइबल एरियाज में करने वाला है। और थैलेसेमिया या सिकल सेल एनीमिया पूछते क्या है? तो ये क्या एक पीढ़ीगत बीमारी है, जनरेशन वाइज आगे बढ़ते रहती है। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन स्लीपर कोच रखरखाव सुविधा कहां? तो राजस्थान के जोधपुर में 2026 के बीच तैयार हो जाएगी। यानी कि आपको बता दें कि जोधपुर में क्या तो वंदे भारत जो जिसे T18 के नाम से इसको जाना जाता है, जब ये शुरुआत में बनी थी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसको बनाया गया था, अब इसका नाम T18 से अब वंदे भारत एक्सप्रेस भी रखा गया। और आपको देख सकते हैं वंदे भारत ट्रेन जो स्लीपर कोच रखरखाव, यानी जो स्लीपर कोच में शुरुआत में चेयर कार था, लेकिन अब इसमें स्लीपर कोच भी इसमें ऐड किए गए। जैसे आप स्लीपर कोच देखोगे फर्स्ट AC, थर्ड AC, सेकंड AC करके इसमें स्लीपिंग के लिए भी सुविधा दी गई है, उसमें पहले बैठने का था। और इसमें आपको बता दें कि पहला जो वंदे भारत ट्रेन की चलाई जाएगी, इसकी घोषणा अभी हो चुकी है। और उसके ये कहा तो कोलकाता से लेकर के गुवाहाटी, कोलकाता से गुवाहाटी तक ये चलेगी। कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। तो इंडिया श्रीलंका संस्कृत फेस्टिवल वाज इनॉग्रेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो। तो इंडिया और श्रीलंका के संस्कृत फेस्टिवल, यानी किस तरह से संस्कृत को आगे बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए अभी कहा तो कोलंबो यूनिवर्सिटी में इसका सम्मेलन हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SICI और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब होती है 1988 में, और इसके जो अध्यक्ष है कौन है? तो इसके प्रमुख अभी कौन है? तो संतोष कुमार यादव है। इनके द्वारा और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा टिकाऊ दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग के लिए समझौता ज्ञापन पे अभी हाल ही में इस पे हस्ताक्षर किया गया, ताकि इसमें सोलर एनर्जी आसपास के क्षेत्रों में डेवलप किया जा सके। असम कैबिनेट ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले क्या तो इसमें असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को पारित किया है। यानी देख सकते हैं असम कैबिनेट ने बहुविवाह यानी पोलीगेमी पे, यानी कि एक पुरुष है जो एक से अधिक महिला से यदि शादी करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है, और इसमें जब तक उसको तलाक ना मिल जाए, तब तक वो कोर्ट के द्वारा नहीं मिल जाए, तब तक वो दूसरी शादी नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से अभी हाल ही में इसको सम्मानित किया गया। तो BSF की ट्रैकर डॉग बबीता, जिसका नाम क्या है? तो बबीता क्या है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक ट्रैकर डॉग है। इसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से इसको सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है।
चलिए तो हम लोग इस तरह से इसको कंप्लीट रूप से फास्ट तरीके से इसको देखते हुए चल रहे हैं, बाद में कमेंट में आपका जवाब देते हुए चलेंगे। भारत और भूटान ने नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और दवा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने किसके साथ? तो भूटान के साथ रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो गया या मेडिसिन सेक्टर हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन के लिए भी भारत ने भूटान के साथ समझौता किया है। साहित्य अकादमी ने 14 नवंबर को बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया और बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में की गई, जिसमें 24 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। इसमें देख सकते हैं कि कितनी भाषा, कई बार पूछा गया है कि साहित्य अकादमी के द्वारा कितनी भाषा में पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें भारत के जितने शेड्यूल लैंग्वेज है 8वीं अनुसूची में जो शेड्यूल अनुसूचित भाषा है जिसकी संख्या क्या है, तो इसमें मूलतः इसकी भाषा की बात करें तो इसमें 14 भाषा थी, लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट होता है, जैसे कि 21वां संविधान संशोधन होता है 1963 में, और इसमें जोड़ा जाता है क्या? सिंधी भाषा को। उसी तरह से अभी हाल ही में संथाली भाषा को भी इसमें जोड़ा गया, जैसे संथाली हो गया, मैथिली हो गया, इसको जोड़ा गया है। और इसमें आपने देखा कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 2003 में इसको जोड़ा गया था। संथाली हो गया और इसको बोडो हो गया, डोगरी हो गया, इसको जोड़ा गया था साथ में, ये संथाली को और मैथिली को भी जोड़ा गया, और इस कारण से टोटल 14 से लेकर अब पहुंच चुका है क्या? 22। 14 + 8 कितना? 22 हो गया। और 22 के अलावा भी इसमें क्या आपको पता है कि इंग्लिश इसमें शामिल नहीं है, इंग्लिश नहीं शामिल है, और राजस्थानी भी इसमें शामिल नहीं है, राजस्थानी भी इसमें शामिल नहीं है, ये 2 भाषा इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें 2 भाषा और भी जोड़ा जाता है, जिसमें राजस्थानी और इंग्लिश को भी, इसमें भी काम करने वाले, इसमें भी लिखने वाले को, लेखक को इंग्लिश और राजस्थानी को भी जोड़ा जाता है, और 22 भाषाओं को जोड़ करके इस तरह से 8वीं अनुसूची में जो दिया गया है उसको भी इस तरह से किया जाता है क्या? तो बाल साहित्य पुरस्कार की शुरुआत 2010 में की गई वैसे, लेकिन भारतीय भाषाओं में इसे 24 भारतीय भाषाओं में दी जाती है, साहित्य अकादमी के द्वारा पुरस्कार दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार स्थानीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों की सीमा समाप्त करेगी, यानी कि एक लिमिट लगाएगा, जिसके पास 2 बच्चा होगा तो वो है जो चुनाव, पंचायती चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा राजस्थान सरकार के द्वारा पहले से बिल पारित था, ये चल रहा था, लेकिन अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि ऐसा कुछ भी कानून नहीं रहेगा, 2 से अधिक भी बच्चे वाले क्या तो अपना चुनाव लड़ सकते हैं। और अभी हाल ही में क्या तो कर्नाटक सरकार के द्वारा, अभी आपने देखा कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा भी लीप योजना शुरू किया गया, लिप्स लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम, लीप योजना शुरू किया गया, और ऐसा क्या 1000 करोड़ रुपए का फंडिंग इसमें दिया गया। क्या लीप योजना के तहत 1000 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया गया, किसको? कर्नाटक सरकार के द्वारा, जिसमें लोकल इकोनॉमी इन्वेस्टर प्रोग्राम के तहत, यानी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था उसको मजबूती मिल सके, इसके लिए 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया है। प्रहलाद जोशी जो क्या है, तो प्रहलाद जोशी जो रिन्यूएबल मिनिस्टर है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री हैं, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, इन्होंने बायोमास आधारित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा अभी हाल ही में किया है। तो प्रहलाद जोशी अनाउंस्ड है ₹100 करोड़ स्कीम फॉर बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट, यानी किस तरह से बायोमास के जला करके उसको क्या किया जा सकता है, तो उसमें भी एनर्जी प्रोडक्शन किया जा सकता है, हाइड्रोजन गैस प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके लिए अभी हाल ही में 100 करोड़ रुपए का फंडिंग दिया गया, कितना? तो 100 करोड़ का स्कीम शुरू किया गया है। बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते सौंपे गए। तभी हाल ही में आपने देखा कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोत्सवाना की यात्रा पे जाते हैं, और इस तरह से बोत्सवाना के द्वारा वहां पे फैसला लिया जाता है कि भारत को अब 8 चीता और दिया जाएगा। तो इसको देख सकते हैं, प्रोजेक्ट चीता के बारे में हमने बताया है कि प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है, और इस तरह से प्रोजेक्ट चीता के तहत ही इसको फिर से चीता को भारत में री इंट्रोडक्शन कराया जाता है। और आपने देखा कि अभी हाल ही में जो अफ्रीकी महाद्वीप के नामीबिया से लाया गया था 2022 में मुखी चीता अभी हाल ही में नेचुरली रूप से रिप्रोडक्शन किया है और 5 बच्चों को, 5 शावकों को जन्म दिया है। तो इस तरह से भारत में अब नेचुरली रूप से भी रिप्रोडक्शन के सहारे अब बन चुका है, कहाँ चीता का संख्या बन चुका है। तो इसको भी याद रखना है। और कहाँ पे जन्म दिया? कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री दोनों हैं। इन्होंने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का अभी हाल ही में उद्घाटन किया। यानी किस तरह से सिक्किम के राजधानी गंगटोक में किस तरह से नॉर्थ ईस्ट, जानते हैं कि सिक्किम है जो क्या नॉर्थ ईस्ट में जो 7 जुड़वा बहन है उसमें शामिल नहीं है। कौन? सिक्किम उसमें शामिल नहीं है। ये जुड़वा बहन, ये जो सब बहन है, 7 बहनें हैं, उसका अकेला भाई है। कौन है? तो सिक्किम में अकेला भाई है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का इस तरह से उद्घाटन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी गलियारा विकास निगम यानी NICDC के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है।
ताकि CSIR के अनुसंधान और विकास विशेषज्ञता की बढ़ावा दिया जा सके और आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत किया जा सके। यानी CSIR जो मुख्य रूप से क्या तो साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च के ऊपर काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसका स्थापना 1942 में की जाती है। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में अरोमा मिशन लाया गया था, तो CSIR का ही अरोमा मिशन था, CSIR का अरोमा मिशन था जो लेवेंडर फेस्टिवल को भी बनाने की बात करता है। CSIR का अरोमा मिशन लाया गया, अरोमा मिशन लाया गया जो लेवेंडर फेस्टिवल लेवेंडर के प्रोडक्शन को ऊपर जोर देता है। और अभी लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ तो जम्मू कश्मीर, कहाँ जम्मू कश्मीर में किया गया, जम्मू कश्मीर में ये लेवेंडर फेस्टिवल मनाया गया। लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ, जम्मू कश्मीर में मनाया गया। और ये अरोमा मिशन, अरोमा का मतलब कि सुगंधित पदार्थों का, सुगंधित फूलों का, सुगंधित फलों का उत्पादन कराने के लिए इस तरह से क्या तो इसके लिए CSIR के द्वारा काम किया जाता है। टाटा पावर ने भूटान में दोरजीलुंग जल विद्युत परियोजना के लिए विशेष उद्देश्य कोष यानी स्पेशल पर्पस फंड में 1572 करोड़ रुपए में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के लिए डूक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ वाणिज्यिक समझौता पर हस्ताक्षर किया। यानी कि इस तरह से टाटा पावर ने कहा तो भूटान में अब क्या करेगा, भूटान में दोरजीलुंग जो जल विद्युत परियोजना है उसके लिए क्या तो उसमें अपना फंडिंग भी क्या, उसमें अपना शेयर खरीदा, उसमें अपना पैसा खरीदा है, उसमें अपना शेयर खरीदा है। किसने, तो देख सकते हैं कि 40% अपना हिस्सेदारी भी खरीद लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर को 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें महाराष्ट्र को जल संरक्षण में काम करने के उद्देश्य से इसमें दिया गया पहला पुरस्कार, दूसरा स्थान गुजरात का रहा, तीसरा हरियाणा को मिला है। आगे है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। उन्होंने अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव और फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया है। यानी किस तरह से अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव, और आपको बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में क्या तो पुस्तक मेला, इंटरनेशनल पुस्तक मेला लगने जा रहा है। और अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक महोत्सव और फूड फॉर थॉट फेस्ट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया। अभी पटना में आपने देखा पुस्तक मेला भी इस तरह से लगाया जाता है ताकि कंपनी जो पब्लिशर हाउस है वो अपनी कंपनी को क्या करे, अपनी कंपनी को आगे प्रमोट कर सके और अपनी क्या तो एक विशेष पहचान अपना मार्केट में बना सके, इसके लिए इस तरह से किया जाता है। और लोगों को अच्छे से किताब की पहुंच भी मिल सके, इसके लिए भी बात किया गया। रक्षा मंत्रालय ने इनवार एंटी टैंक मिसाइलों के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ, इनवार एंटी टैंक मिसाइल के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसमें देख सकते हैं भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जिसकी स्थापना कब होती है, BDL जो मुख्य रूप से रक्षा विमान आदि बनाते हैं, और इसमें देख सकते हैं 1970 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके साथ अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने इनवार एंटी टैंक मिसाइल है, इनवार क्या है तो एंटी टैंक मिसाइल है, जिसके लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है 2095 करोड़ का। भारतीय वायुसेना का दल गरुड़ 2025 द्विपक्षीय वायु अभ्यास के लिए 8वें संस्करण के लिए फ्रांस मोंटे डे मॉर्सन पहुंचा। यानी कि गरुड़ अभ्यास किसके बीच होता है, तो ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है जो मुख्य रूप से भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वही गरुड़ शक्ति पूछ दे तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में यह होता है। तो भारत और किसके बीच, तो फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन फ्रांस में किया गया। तो 8वें संस्करण का आयोजन गरुड़ अभ्यास का कहाँ, फ्रांस में हुआ, जबकि गरुड़ शक्ति का आयोजन कहाँ, तो भारत और इंडोनेशिया के समक्ष किया जाता है। पश्चिम बंगाल सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल के प्रमुखों का पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोधक सम्मेलन कहाँ, चुमो केदिमा नागालैंड में शुरू हुआ। तो चुमो केदिमा नागालैंड में क्या हुआ, तो इसमें मुख्य रूप से मादक पदार्थ ऐसे जो मुख्य रूप से क्या तो नारकोटिक्स है, यानी कि एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस देख सकते हैं, द फर्स्ट रीजनल एंटी नारकोटिक्स कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑफ 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल बिगेन एट चुमो केदिमा नागालैंड। तो नागालैंड में मुख्य रूप से क्या तो मादक पदार्थ के ऊपर निगरानी करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तो इस तरह से एक कॉन्फ्रेंस होता है। और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ के प्रमुखों का पहला क्षेत्रीय मादक द्रव्य निरोधक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो चुमो केदिमा नागालैंड में हुआ है। इसमें पश्चिम बंगाल भी इसमें जुड़ा रहा। आगे की मद्रास हाईकोर्ट ने रुति कुमारी बनाम जान माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में मान्यता दिया है। यानी देख सकते हैं मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा अब क्या तो रुति कुमारी बनाम जान माई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो करेंसी को भारतीय कानून के तहत संपत्ति के रूप में हजो जारी किया है। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, तो जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में जैसे बिटकॉइंस हो गया, एथरम हो गया, सोलोना हो गया, ये सब सारे क्या तो क्रिप्टो करेंसी है। और क्रिप्टो करेंसी बहुत सारे कंट्री के द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है। जैसे अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी में आप यदि भूटान में यात्रा करते हैं, भूटान में आप पर्यटन करने जाते हैं, तो उसको आप बिटकॉइंस में या क्रिप्टो करेंसी में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी इस तरह से फैसिलिटी शुरू हो चुकी है और बहुत सारे कंट्री ऐसा फैसिलिटी दे रहा है। और
जैसा जानते हैं कि अभी एक बिटकॉइंस बराबर, आपको बता दें कि अभी लगभग 84 लाख रुपया है जो एक बिटकॉइंस बराबर है, और कुछ दिन पहले 1 करोड़ 30 लाख तक ये है जो पहुंच गया था। लेकिन अभी मार्केट काफी डाउन चल रहा है और अभी बिटकॉइंस है जो मात्र कितना है तो 82-83 लाख के आसपास पहुंचा हुआ है। ठीक है, चलिए, और ये कौन सी केस थी याद रखना, रुति कुमारी बनाम जान मलाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें किसके द्वारा, तो मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया क्या, तो क्रिप्टो करेंसी भी भारतीय कानून के तहत एक संपत्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया है कि आपके पास यदि बिटकॉइंस है, क्रिप्टो करेंसी है, तो आपके पास वह प्रॉपर्टी के रूप में यह मान्यता दी गई है। भारत में सबसे बड़े निवेश के तहत गूगल कहां पे, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 2026 से 2030 तक $15 अरब का निवेश करेगा। और यह अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा होगी। तो अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा कौन बनने जा रही है, तो इससे गूगल आंध्र प्रदेश के कहां पे, विशाखापट्टनम में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए 2026 से 30 तक $15 अरब का निवेश करने जा रहा है। कितना, $15 अरब कहां पे, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया जाएगा। और यह अमेरिका के बाहर गूगल की सबसे बड़ी सुविधा ऐसी बनाई जाएगी जो एआई डेटा सेंटर को इंस्टॉल करेगी। आगे बढ़ते हैं, अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच करने के लिए, यानी बिल की जांच करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको, तो अपराजिता सारंगी। और 130वां संविधान संशोधन क्या है, तो 130वां संविधान संशोधन जो बिल लाया गया, इसमें मुख्य रूप से इसका जो बिल लाया गया था, इसका मुख्य मकसद यही था कि इस तरह से जब प्रधानमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं, यदि 30 दिन तक उन पे ऐसा कोई क्राइम ना हो, क्राइम वो यदि कर देते हैं तो 30 दिन से ज्यादा यदि उनको सजा मिलती है तो ऑटोमेटिक वो 31वें दिन क्या होंगे, तो अपने पद से वो विमुक्त हो जाएंगे, अपने पद से इस्तीफा उनको देना ही पड़ेगा। यदि नहीं देते हैं तो उनको क्या, तो उसको स्वतः मान ली जाएगी कि वो पद से विमुक्त हो चुके हैं। तो 130वां संविधान संशोधन अधिनियम ऐसा लाया गया था। तो प्रधानमंत्री, राज्यों के मंत्री और फिर क्या, तो इसमें सीएम के लिए भी इस तरह से लाया गया था। इसके ऊपर ही बिल की जांच करने के लिए से किसके, तो अपराजिता सारंगी को संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लखनऊ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में एक दिव्य कला मेला आयोजन किया। तो दिव्य कला मेला का भी हाल ही में आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ विश्वविद्यालय में। इसमें मुख्य रूप से वैसे दिव्यांग जो अपने कला, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को आगे पेश करना चाहते हैं, उनको इस तरह से प्लेटफॉर्म दिया। कौन, लखनऊ ने, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने। और इस तरह से वहां पे क्या, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा इसको दिव्य कला मेला का आयोजन कराया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। तो रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज की उद्घाटन कहाँ पे किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया है, सीपी राधाकृष्णन जो उपराष्ट्रपति अभी बने हुए हैं। तो रोटरी तेजस विंग्स ऑफ चेंज, यानी कि जो तेजस, आप जानते हैं कि तेजस क्या है, तो एक क्या, तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी कि हल्के लड़ाकू विमान के रूप में जाने जाते हैं। और इस तरह से क्या, तो चपलता पूर्वक इस तरह से क्या, दुश्मनों पर हमला करने में सक्षम है। ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया, जिसमें नाम है क्या, तो दुस्टर वापस धरती पर लौटने में सफल रहा। जिसमें देख सकते हैं कि ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। तो किसके लिए, तो ब्लू ओरिजिन के न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया। 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया किसके, तो ब्लू ओरिजिन ने किया है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन ने क्या, तो न्यू ग्लेन रॉकेट ने मंगल ग्रह के लिए 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। ठीक है, और इसमें जो डस्टर था, डस्टर वाज सक्सेसफुल इन लैंडिंग बैक टू अर्थ। और इसमें जो एक डस्टर सैटेलाइट था उसमें ये जो वापस पृथ्वी पर आने में सफल रहा। तो कंपनी का नाम आपको याद रखना है, ब्लू ओरिजिन्स। जो अमेरिका के जो बेजोस है, जो अमेजन कंपनी के फाउंडर है, उनके क्या, तो उनका ही कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तेलंगाना ने हैदराबाद में 2 चरणों में तेलंगाना उत्तर पूर्व कनेक्ट तकनीकी सांस्कृतिक महोत्सव की उद्घाटन मेजबानी किया है। यानी कि देख सकते हैं कि तेलंगाना में कहाँ पे, हैदराबाद में। यहाँ के राज्यपाल हैं जिष्णुदेव वर्मा, इनके द्वारा तेलंगाना और नॉर्थ ईस्ट के क्या, तो कल्चर और ट्रेडिशन को क्या इंटीग्रेट कर सके, उसके टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो सके, इसके लिए क्या, तो तेलंगाना उत्तर पूर्व कनेक्ट तकनीकी सांस्कृतिक महोत्सव को अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया है, मेजबानी किया है। कहाँ, हैदराबाद में। और इसके तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने इसका उद्घाटन भी किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को सरंडा के जंगल, यानी सरंडा वन, पूछ दे कि कहां पे स्थित है, तो सरंडा वन झारखंड में स्थित है। और इसको अभी हाल ही में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा माइनिंग हो रहे थे, खनन हो रहे थे, जिस कारण से आसपास के क्षेत्र, जैसे ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर होगा तो आसपास के क्षेत्र में माइनिंग प्रतिबंधित हो जाएगा, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने सरंडा वन को अब क्या, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की जल्दी से जल्दी 2 से 3 महीना के अंदर घोषित करने के लिए झारखंड सरकार को क्या किया है, तो उसमें यह आदेश दिया है।
अगला है गुजरात के अंबाजी संगमरमर को उसके विशिष्ट सफेद पत्थर के लिए भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। तो गुजरात का ही अंबाजी संगमरमर है जिसको जीआई टैग दिया गया और इसमें व्हाइट ये सफेद है और इसमें आपने देखा कि अंबाजी संगमरमर का ही उपयोग करके क्या किया गया है। तो इसमें जो राजस्थान के दिलवारा जैन मंदिर बनाया गया है माउंट आबू पे, ये व्हाइट संगमरमर का ही उपयोग करके बनाया गया है। भारतीय नौसेना ने 24 नवंबर 2025 को पहला माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले पानी का जहाज का शिलावतरण किया है। तो इंडियन नेवी कमीशन द फर्स्ट माही क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर शिप, और यानी गहरे पानी में नहीं, क्या तो छिछले पानी में। इस तरह से क्या छिछले पानी में कई बार क्या होते हैं तो सबमरीन्स आ जाते हैं, सबमरीन्स आते हैं उसको रोकने में काम करेगा। यानी कि जो पनडुब्बी है वो कई बार दुश्मन देशों के पनडुब्बी रहते हैं और हमारे क्षेत्र में है जो क्या घुसने का प्रयास करते हैं और ये क्या तो इसमें आसपास के क्षेत्रों से घुसते हैं, लेकिन उसको रोकने के लिए उसको क्या तो फर्स्ट माही क्लास एंटी सबमरीन वारफेयर अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ठीक है, एक सैलो वाटर इंडियन नेवी के द्वारा। देखिए कुछ अगर मिस्टेक्स रहेगा तो आप इसको किताब के माध्यम से वहाँ पे अपने देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, कहीं पे प्रिंट आउट या जो प्रिंटिंग में टाइपिंग में कहीं मिस्टेक होता है तो सबसे देख लीजिएगा, आप अपने बुक के अनुसार बुक में ऑथेंटिक है और बाकी कुछ करेक्शन रहेगा तो हम यहाँ कर लेंगे। भारतीय सेना ने प्रादेशिक सेना में टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं की भर्ती के लिए पायलट पहल की शुरुआत की है। तो अभी आपने देखा किस तरह से इंडियन आर्मी ने टेरिटोरियल आर्मी में, जिस तरह से आर्मी में महिलाओं को आगे एनडीएस या सीडीएस के थ्रू इस तरह से बहाल की जाती है, उसमें लेफ्टिनेंट कैप्टन आर्मी में बनते हैं। तो उस कारण से महिलाओं को अभी हाल ही में भर्ती के लिए पायलट पहल टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा भी इसको शुरू किया गया। इसमें टेरिटोरियल आर्मी में वैसे जो कैडेट जाते हैं जिसमें मुख्य रूप से उनका उम्र ज़्यादा बढ़ जाता है, जो मुख्य रूप से इंडिया सीडीएस के थ्रू नहीं जा पाते हैं। और आपको बता दें कि जैसे अभी हाल ही में टेरिटोरियल आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल किसको बनाया गया है, तो इसमें नीरज चोपड़ा को बनाया गया। नीरज चोपड़ा अब लेफ्टिनेंट कर्नल बने हैं किसका, तो ये टेरिटोरियल आर्मी के, और इसके पहले भी कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी भी लेफ्टिनेंट कर्नल बन चुके हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने गर्भ के अंदर जेनेटिक स्विच की खोज किया जिससे गर्भधारण होता है, और इसने बताया किस तरह से कौन से ऐसे जेनेटिक स्विच होते हैं जो ये बताता है किस तरह से गर्भधारण होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही क्या, तो उसका लिए अभी जेनेटिक स्विच की खोज अभी हाल ही में किया है किसके, भारतीय वैज्ञानिक ने घोषणा किया है कि अब गर्भ के अंदर जो भी जेनेटिक स्विच होते हैं वही उसी कारण क्या होता है तो गर्भधारण की स्थिति बनती है, यानी कि प्रेगनेंसी होता है या नहीं होता है उस जेनेटिक स्विच के कारण ही होता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज को न्यूज मेकर अवार्ड 2024 प्रदान किए हैं। तो किसको दिया है, तो मनोरमा न्यूज को न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है, तो मनोरमा न्यूज को न्यूज मेकर अवार्ड 2024 दिया गया किसके द्वारा, तो सीपी राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया है, जो वाइस प्रेसिडेंट है। और जानते हैं सीपी राधाकृष्णन क्या, तो राज्यसभा के भी अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं। मुंबई 21 से 22 नवंबर को 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार एक्सपो की मेजबानी करने जा रहा है। तो विश्व व्यापार एक्सपो की मेजबानी कौन किया, तो मुंबई ने किया। मुंबई ने 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल इकोनॉमिक समिट का जो 10वां आयोजन हुआ, 10वां समिट हुआ, और इसमें वाइस बिजनेस एक्सपो का भी हाल ही में आयोजन हुआ, जिसको होस्ट कौन किया, तो मुंबई ने किया है। इसमें किस तरह से अर्थव्यवस्था को वैश्विक रूप से देखा जाए, किस तरह से जानते हैं कि भारत की कैपिटल कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में जानी जाती है, कि व्यापारिक राजधानी के रूप में महाराष्ट्र को जानी जाती है, मुंबई को जानी जाती है। भारत ने 27 से 28 नवंबर को दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद 2025 की मेजबानी किया, यानी कि इंडिया होस्टेड द थर्ड चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 इन दिल्ली ऑन नवंबर 27 to 28। यानी किस तरह से चाणक्य कह रहा है कि तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद, यानी किस तरह से रक्षा क्षेत्र को किस तरह से मजबूती प्रदान किया जा सके, इसके लिए क्या, तो चाणक्य रक्षा संवाद अभी हाल ही में 2025 में कहा, नई दिल्ली में हुआ। और यहाँ देख सकते हैं कहा, तो नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, नई दिल्ली में इसका मेजबानी किया गया भारत के द्वारा चाणक्य रक्षा संवाद। अक्टूबर में भारत की श्रम बल भागीदारी 6 महीने के उच्चतम स्तर 55.4% पे पहुंच गई, यानी किस तरह से लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो 6 महीने के उच्चतम स्तर पे 55.4% है जो पहुंच चुकी है। क्या, तो अक्टूबर में भारत की श्रम बल भागीदारी 6 महीने के अंदर ये अपने उच्चतम स्तर पे 55.4% पहुंच गई, यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है जो क्या इंक्रीज हुआ, यानी कि अब लेबर फोर्स की जो पार्टिसिपेशन रेट है जो वर्किंग आवर में इसके बढ़ गई, और ये 55.4%, ये डाटा आपको याद रखना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार की स्थिति में आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर राजस्थान में 8वां भारत ब्रिटेन अजय वारियर सैन्य अभ्यास हुआ है। तो जानते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच में प्रमुख रूप से सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, क्या, तो ये अजय वारियर सैन्य अभ्यास है। वहीं पे अभी हाल ही में कुंकण अभ्यास अरब सागर में किया गया जो भारत और यूके के बीच में हुआ। इंद्रधनुष अभ्यास भी भारत और किसके बीच होता है, तो भारत और यूके के बीच में किया जाता है। वहीं एक उबरीन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में भी हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है।
नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। तो नागालैंड राज्य के सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कोहिमा नागालैंड में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। तो इस तरह से नागालैंड के अंदर कोऑपरेटिव सेक्टर को और भी आगे बढ़ावा मिल सके, इसके लिए अभी हाल ही में नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहले नागालैंड सहकारी सम्मेलन अभी किया गया है। सरकार के ई जागृति पोर्टल ने 1,27,000 से अधिक उपभोक्ता मामलों का समाधान किया। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ई जागृति पोर्टल क्या है। तो ई जागृति पोर्टल की बात करें, ई जागृति पोर्टल की बात करें तो ई जागृति पोर्टल मुख्य रूप से वैसे कंज्यूमर्स जो कंप्लेन करते हैं कि हमारा कहीं कंज्यूमर से कहीं वो कस्टमर या कह सकते हैं कस्टमर या कंज्यूमर जो अपनी कंपनी से किसी को शिकायत है लेकिन वो है कंपनी सुन नहीं रहा, तो इसमें जाके ई जागृति पोर्टल पे अपने क्या तो कंप्लेन करते हैं, जिस कारण से उसकी सुविधा उसको है जो क्या तो रेजोल्यूशन मिलती है, उसको सोल्यूशन मिलती है। और इसके लिए अभी आप देखिए 1,27,000 से अधिक ऐसे उपभोक्ता मामलों के केस है जो निपटारा किया है किसने, तो सरकार के द्वारा ई जागृति पोर्टल के माध्यम से किया गया। और इसमें भारतीय हो या भारत से बाहर भी ऐसे केसेस बहुत आते हैं जो इसमें इसके द्वारा ई जागृति पोर्टल के द्वारा इसको सोल्व किया गया। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री कौन है, तो जी किशन रेड्डी है। इनके द्वारा इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में कोल इंडिया पवेलियन का अभी हाल ही में उद्घाटन किया। तो कोल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया, तो कोयला मंत्री है कौन, जी किशन रेड्डी, इसके द्वारा किया गया। और उसमें देख सकते हैं कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अभी हाल ही में क्या तो कोल इंडिया पवेलियन किस तरह से कोयला है जो क्या कोयला के क्षेत्र में अभी जानते हैं कि क्या तो कोयला का भंडार मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे प्रमुख रूप से क्या तो कोयला के उत्पादन में और इसके भंडारण में भी अग्रणी रूप से बने हुए हैं। तो आपको बता दें कि कोयला के क्षेत्र को मुख्य रूप से निगरानी करने के लिए अभी हाल ही में खान प्रहरी एप्लीकेशन भी लॉन्च किया, खान प्रहरी पोर्टल भी लॉन्च किया, किसके द्वारा तो खान मंत्रालय के द्वारा खान प्रहरी लॉन्च किया गया है। और साथ साथ इसमें अभी हाल ही में कोई झारखंड सरकार के द्वारा जो खनन क्षेत्र है यानी कि खनन क्षेत्र को पर्यटन से भी जोड़ने का प्रयास किया गया, यानी कोई भारत का पहला ऐसा राज्य झारखंड बना है जिसने खनन को पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया है, यानी कि माइनिंग में भी आप है जाके उसमें टूरिज्म विकसित कर सके, इसके लिए पहल शुरू किया है, किसने, झारखंड ने शुरू किया है। ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी क्या तो उसमें इसकी कितनी क्या खनन होती है उसकी भी निगरानी किया जा सके, इसके लिए अभी हाल ही में केरल या क्या केंद्रीय कोयला मंत्री भी इसमें भी काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि 80% से भी अधिक अभी क्या होती है तो बिजली का उत्पादन जो होती है कहाँ से, कोयला से ही होता है। और अभी हाल ही में कोयला से जनरेट होने वाले जितने कोयला से जनरेट होने वाले विद्युत के जितने विद्युत बन रहे थे, पावर इलेक्ट्रिसिटी बन रहे थे, उसके पावर प्लांट को क्या हुआ तो उसको अनइंस्टॉल कर दिया गया और उसको बैन कर दिया, किसके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। यानी भारत विश्व में पहला ऐसा कोई ब्रिटेन देश बना है जिसने क्या किया है तो पूरे क्या तो कोयला से जनरेटेड जितने सारे पावर प्लांट थे उसको बंद कर दिया है। अगला है गोवा पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली भारत की पहली पुलिस बन चुकी है। तो गोवा पुलिस के याद रखना है कि गोवा पुलिस क्या बनी है तो 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया, यानी कि जो साइबर हेल्पलाइन नंबर था 1930, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1930 क्या है तो साइबर हेल्पलाइन नंबर है। और साइबर हेल्पलाइन नंबर पे बहुत सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए जिसमें मुख्य रूप से क्या तो साइबर फ्रॉड हो गया, साइबर क्राइम हो गया, इससे रिलेटेड क्राइम को लोग रिपोर्ट किए, जिसके बैंक के माध्यम से उसके पैसे निकाल लिए गए। और इसको 100% स्ट्राइक रेट के साथ इसने गोवा पुलिस ने इसमें काम किया, जिस कारण से भारत की पहली ऐसी पुलिस बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है तो कोयम्बटूर में किया है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और उसमें अभी हाल ही में कोयम्बटूर से ही पीएम किसान की 22वीं किस्त भी जारी किया। पीएम किसान की 22वीं किस्त है जो कहां से जारी किया गया, पीएम किसान की 22वीं किस्त भी जारी किया गया, कहां 22वीं किस्त भी यहीं से जारी किया गया है कोयम्बटूर तमिलनाडु से। और तमिलनाडु से ही क्या तो साउथ इंडिया नेचुरल बजट फार्मिंग, साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग को आगे प्रमोट करने की बात भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा शुरू किया है। और मी सेवा एक उन्नत संवादात्मक AI संचालित मंत्र है जिसके माध्यम से क्या तो इसमें सरकार तक आप अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं, उसके माध्यम से आप सरकार के जो पब्लिक डिसीजंस हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना होगा और मी सेवा प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ना होगा। 16वां वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2026 से 2031 की रिपोर्ट सौंपी है। हाल ही में आपने देखा कि 16वें वित्त आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है
अरविंद पनगड़िया, जिसके द्वारा भी 2026 से लेकर 2031 तक अगले 5 साल की जो रिपोर्ट रहेगी वो इन्होंने अपने सौंपी है किसको, तो राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति किसको देंगे, तो वित्त मंत्री को देंगे। वित्त मंत्री है जो क्या, तो संसद में उसको पेश करेंगे। और जानते हैं कि आर्टिकल 280 में क्या दिया है, तो वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या क्या होती है, तो 5 होती है। यदि अध्यक्ष की बात करें तो इसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, क्वासी जुडिशियल बॉडी के रूप में भी काम करते हैं, यानी कि अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में भी काम करती है, और सिविल कोर्ट के जैसा एक पावर भी अपने पास ग्रहण करती है, रखती है। और मुख्य रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में किस तरह से रेवेन्यू का शेयरिंग हो, इसके ऊपर भी इस तरह से सलाह देती है, उस पर भी एडवाइज करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, जिसके मंत्री है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, इन्होंने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 की घोषणा किया 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती पर, और राष्ट्रीय दूध दिवस समारोह के दौरान सम्मान समारोह आयोजित किया। तो राष्ट्रीय दूध दिवस कह सकते हैं क्या, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और 26 नवंबर को ही क्या, तो संविधान दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस भी, जिस बार इसका थीम रखा गया हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रहा। अगला है जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार पद की शपथ लिया, जिस कारण से लगभग 19 साल से अधिक और 10वीं बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के लिए लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हो गया। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ, और पहली बार ये मुख्यमंत्री बनते 3 मार्च 2000 को। 3 मार्च 2000 को ये पहली बार क्या, तो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है। इंडिया पोस्ट ने अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में पहला जेएनजी थीम वाली पोस्ट ऑफिस खोला है। तो जेएनजी थीम वाली पोस्ट यानी कि क्या युवा सेंट्रिक हो, युवा केंद्रित हो, ऐसे पोस्ट ऑफिस को अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, तो जेएनजी थीम वाली पोस्ट ऑफिस अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली में खोला गया है, और ये मुख्य रूप से नेपाल में जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ उससे ये प्रभावित हुआ, और इस कारण से इंडिया पोस्ट के द्वारा भी इसको खोला गया है। वर्ल्ड फिशरीज डे 2025 कब बनाया गया, 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे यानी कि विश्व मत्स्य पालन दिवस बनाया गया। क्या, 21 नवंबर को। इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की 64वीं सालाना कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में होस्ट किया गया। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन कहाँ पे, तो बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन की 64वीं सालाना कॉन्फ्रेंस होस्ट किया गया। भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ चलेगी, 2027 में सूरत और वापी के बीच चलेगी, और ये 100 किलोमीटर की दूरी है जो तय करेगी। 100 किलोमीटर की दूरी तय करेगी सूरत से वापी। और उसके बाद है जो क्या, तो 55% काम है जो क्या, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलने वाली बुलेट ट्रेन, इसकी शुरुआत है जो क्या दिसंबर 2029 तक हो जाएगी, और अभी तक ये 55% तक लगभग काम हो गया है। लेकिन अभी 15 अगस्त 2027 तक ये सूरत और वापी के बीच में, जो गुजरात में स्थित शहर है, उसके बीच है जो 100 किलोमीटर की दूरी तय करने जा रही है। भारत में पीएम मोदी ने कोयम्बटूर में क्या, तो 21वीं पीएम किसान किस्त को जारी किया है। तो पीएम किसान की बात करें 24 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया गया था। 24 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया गया था, और इसमें 6000 रुपया पर ईयर इसमें दिया जाता है। 6000 रुपया पर ईयर दिया जाता है, यानी 2000 रुपये हर एक 4 महीने पे दिया जाता है। इस कारण से एक साल में 3 किस्त है जो जारी होते हैं। तो अब तक 2019 से देख सकते हैं 6 साल में लगभग 6 या 18 और ये 7 या 21 किस्त हो गया। तो 21वां किस्त अभी हाल ही में पीएम किसान का जारी किया गया है। कहाँ से, कोयम्बटूर से, कोयम्बटूर तमिलनाडु से, जहाँ पे नेचुरल बजट फार्मिंग की शुरुआत भी वहाँ पे किया गया, उद्घाटन भी किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। भारत में जन्मी चीतामुखी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में 5 बच्चों को जन्म दिया है। इसके बारे में हमने बता दिया है। छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस 24 से 26 नवंबर तक कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में इसका हुआ। छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस कहाँ हुआ है, तो 24 से 26 नवंबर तक नई दिल्ली में हुआ, और इसमें मुख्य रूप से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो नए डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में करेंगे, इसके ऊपर मुख्य रूप से चर्चा भी की गई। मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने वेब्स फिल्म बाजार 2025 का अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ, पणजी में किया है। तो वेब्स फिल्म बाजार यदि पूछ दे इसका उद्घाटन कहाँ हुआ, तो पणजी में हुआ। और अगर आपसे पूछे कि वेब्स का आयोजन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन अभी हाल ही में मुंबई में हुआ। मुंबई के बाद फिर दूसरा बार कहाँ, पणजी में हुआ है, गोवा की राजधानी पणजी में। और गोवा की राजधानी पणजी में ही क्या हुआ, तो इंडिया फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल का भी आयोजन कहाँ हुआ, तो ये 2025 में तो पणजी में हुआ। इसके पहले भी 2024 का जो इंडिया फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल का आयोजन कहाँ होता है, पणजी में ही मुख्य रूप से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला कप में क्या फाइनल मुकाबला जीत लिया, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग महिला यानी कि विश्व मुक्केबाजी महिला कप में फाइनल मुकाबला किसके द्वारा जीता गया, तो भारत के द्वारा जीता गया है। भारत ने दूसरा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट यानी 2025 को होस्ट किया है। तो भारत ने क्या, तो दूसरा रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट को अभी हाल ही में होस्ट किया है। अभिनेत्री कीर्ति सुरेश को
यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया ताकि बच्चों में अधिकार का समर्थन ये किया जा सके। यानी कि इस तरह से एक क्या, तो इसमें साउथ इंडिया की एक्ट्रेस है और ये मुख्य रूप से ऐसे मूवी भी बनाती है जिसमें मुख्य रूप से क्या, तो बच्चों के ऊपर मुख्य रूप से अधिकार का समर्थन भी किया और उस कारण से यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया किसको, तो कीर्ति सुरेश नाम याद रखना है। जबकि मेंटल हेल्थ मिनिस्टर पहली कौन बनी है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाई गई दीपिका पादुकोण, याद रखना है दीपिका पादुकोण फर्स्ट मेंटल हेल्थ मिनिस्टर बनाई गई। वहीं पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के आईओसी की पहली, आईओसी की कह सकते हैं कि आईओसी के जो हेल्थ एम्बेसडर के रूप में बनाया गया है, मेंटल एम्बेसडर के रूप में, मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में बनाया गया किसको, तो अभिनव बिंद्रा को बनाया गया है, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के उपाध्यक्ष के रूप में भी क्या काम करते हैं, शतरंज के या फिडे के उपाध्यक्ष के रूप में भी काम करते हैं। इंटरनेशनल क्या फिडे, सॉरी फिडे के उपाध्यक्ष कौन है, तो फिडे के उपाध्यक्ष कौन है, इसको याद रखना है। फिडे के उपाध्यक्ष सॉरी क्या है, उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद है, विश्वनाथन आनंद है, आनंद जो शतरंज इकाई है। अभिनव बिंद्रा आईओसी का मेंटल हेल्थ मिनिस्टर के रूप में याद रखना है बस। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो अध्यक्ष है, पहली अफ्रीकी और पहली जिम्बाब्वे और पहली महिला ऐसी अध्यक्ष बनी कौन, तो इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, जो तैराकी से संबंध रखती है, तैराकी से संबंध रखती है। आगे है भारत अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 13 रैंक गिरकर कब कितना पहुंच चुके, तो 23वें स्थान पे पहुंच चुके, 23वें स्थान पे ये पहुंच चुके हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी सीसीपीआई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में कितना, तो अब इसका स्थान पहले था 10वां, लेकिन 10वां से अभी ये पहुंच गया 23वां, यानी कि टोटल ये 13 रैंक का इसमें गिरावट हुआ है, 13 रैंक का भारत का रैंक में गिरावट हुआ। यही पहले स्थान पे देखा जाए 1 2 3 है जो खाली स्थान है, और चौथे स्थान पे कौन है, तो डेनमार्क है, डेनमार्क चौथे स्थान पे है। और वहीं 5वें स्थान पे कौन है, तो 5वें स्थान पे यूके 5वें स्थान पे है। जबकि 6ठे स्थान पे कौन है, तो मोरक्को इसमें 6ठे स्थान पे, मोरक्को 6ठे स्थान पे है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है, तो जानते हैं आपको, ये जर्मन बाच इंटरनेशनल, याद रखना जर्मन बाच इंटरनेशनल के द्वारा जारी की जाती है, जर्मन बाच इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी की जाती है। और ऐसे क्लाइमेट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा भी सहयोग से इसको जारी की जाती है। और इसमें 3 स्थान क्या है, याद रखना है 3 स्थान क्या है, तो खाली है। और इसमें सबसे नीचे पायदान पे यदि बात करें तो सबसे नीचे कौन है, तो इसमें सबसे लास्ट कौन है, तो लास्ट कौन है, तो सऊदी अरब, लास्ट क्या है, सऊदी अरब, लास्ट सऊदी अरब है, जिसका रैंक क्या है, तो रैंक है 67, यानी 67 देश को इसमें शामिल किया गया। और इसमें 65वां रैंक किसका है, तो अमेरिका का, यूएसए का 65वां रैंक है, 65 रैंक किसका, यूएसए का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत 2026 में विश्व एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट कहां पे होस्ट करेगा, तो इसका इवेंट वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया जाएगा। यानी कि भारत 2026 में वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर लेवल कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट कहां पे, भुवनेश्वर में इसका आयोजन करेगा। आगे है कि भारत दुनिया का टॉप दूध का उत्पादक देश बन चुका है, यानी कि मिल्क का प्रोडक्शन करने में भारत पहला स्थान रखता है। और जानते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन के सहयोग से यह स्थापित हो चुका है कि भारत अब दुनिया में पहला स्थान दूध के उत्पादन में हुआ। जानते हैं कि 2014 से लेकर अब तक 2025 में ये कितना दूध का प्रोडक्शन हुआ, तो 63.5% दूध का प्रोडक्शन हो चुका है, 63.5% 2025 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की सिफारिश के बाद मिजोरम भारत की अदरक राजधानी बनने के लिए से तैयार है। यानी नीति आयोग के अभी हाल ही में सिफारिश की गई कि मिजोरम को अब भारत का अदरक राजधानी यानी जिंजर कैपिटल बनाया जाएगा। नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम साझेदार देश के रूप में नामित हुआ है। साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस आधिकारिक यात्रा साझेदार घोषित किया गया है। तो नागालैंड में आयोजित होने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल, जानते हैं कि 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है, जिस कारण से 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक 10 दिन तक क्या, तो नागालैंड फेस्टिवल मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। और इसमें अभी हाल ही में क्या, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए यूनाइटेड किंगडम क्या, तो साझेदार यानी पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें नामित किया गया था। और एयर इंडिया एक्सप्रेस इसमें आधिकारिक यात्रा साझेदार के रूप में घोषित किया गया था। आगे है, भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए हैं। वेतन संहिता यानी वेजेस कोड 2019, औद्योगिक संबंध संहिता यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य संहिता 2020 भी जारी किया है। तो इस कारण से इसको अभी किसने, तो भारत के लेबर मिनिस्टर इसके द्वारा कौन है, तो इसके मंत्री है मनसुख मंडाविया, जो खेल मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं, साथ साथ ये लेबर मिनिस्टर भी है। इनके द्वारा अभी हाल ही में वेतन संहिता यानी कि जो कर्मचारी काम करेंगे उनको कम से कम उनको सही तरीके से सही समय पे वेतन मिल सके, उनके जो वर्किंग कंडीशन है, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, वो क्या हो, अच्छी तरह से हो, ताकि उसका क्या शोषण ना हो सके।
भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कर्नाटक के द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो यानी भारत की पहली क्वांटम सिटी का ब्लूप्रिंट कहाँ, तो कर्नाटक के द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया। यानी कि द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सिटी वाज शोकेस्ड बाय कर्नाटका। डीआरडीओ और डीजीए फ्रांस ने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट में सहयोग करने को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर अभी हाल ही में साइन किया है। तो डीआरडीओ और डीजीए फ्रांस ने अभी क्या किया है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट में साइन करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पे अभी हाल ही में साइन अप किया है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और जलवायु और स्वच्छ वायु गठबंधन द्वारा तैयार की जाती है। भारत, चीन और अमेरिका के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मीथेन का उत्सर्जक है। यानी कि क्वेश्चन पूछ दे कि क्या, तो भारत इसमें तीसरा स्थान है, जो पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है, जो विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा मीथेन गैस का यानी CH4 का उत्पादन करने में है, जो आगे है। और जानते हैं कि सबसे क्या, तो मीथेन का उत्सर्जन करने में क्या, और मीथेन गैस का उत्सर्जक क्या, तो पैडी यानी धान की खेती से भी होता है, और भैंस जब जुआली करता है तो उससे भी ये मीथेन गैस निकलता है। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष पंजाब ने शुरू किया है। यानी कि किस तरह से अनुसूचित जाति समुदाय यानी SC कैटेगरी से संबंधित मामला के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कहाँ पे, तो ये पंजाब में शुरू किया गया। यानी किस तरह से वो शेड्यूल कास्ट के लिए अलग से ही क्या, एक तरह से एक व्यवहार कोर्ट कह सकते हैं कि ऐसा डिसीजन मेकिंग कोर्ट है जो बना दिया गया है। किसने, तो पंजाब सरकार ने। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो भगवंत सिंह मान है। और पंजाब सरकार के द्वारा ही पैदल चलने का अधिकार को आगे शुरू किया गया, पैदल चलने का अधिकार भी दिया गया, राइट टू वॉक दिया गया। CDOT यानी सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने आंध्र प्रदेश के साथ अमरावती क्वांटम की पहल में भागीदारी करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। तो CDOT साइंड MOU विद आंध्र प्रदेश फॉर पार्टिसिपेट इन द अमरावती क्वांटम क्या, तो यहाँ पे क्वांटम पहल में, ठीक है, क्वांटम इनिशिएटिव पहल में शुरू किया है। किसके साथ समझौता किया है, तो CDOT और आंध्र प्रदेश ने किया है। IIT बॉम्बे और उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल वेल बीइंग कॉन्क्लेव अभी हाल ही में 2025 को होस्ट किया है। तो किसने, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और IIT बॉम्बे, बहुत सारे ऐसे IIT आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें IIM आए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आए, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आए। इसमें बहुत सारे फैकल्टी आए, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़े, और किस तरह से साइको सोशल बहुत सारे ऐसे जो मुख्य रूप से वैसे मुद्दे होते हैं जो मुख्य रूप से समाज में प्रभावित करते हैं, उसको क्या, तो उसमें सोशल जो इशूज को क्रिएट करते हैं उसको क्या, तो उसमें अच्छी तरह से वेल बीइंग यानी कि ह्यूमन बीइंग को अच्छी तरह से डेवलप कर सके, इसके लिए इस तरह से IIT बॉम्बे और उच्च शिक्षा विभाग ने नेशनल वेल बीइंग कॉन्क्लेव 2025 को होस्ट किया है। कर्नाटक सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म सवैतनिक अवकाश नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है कर्नाटक। यानी कि जानते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लाया जाता है। यानी कि क्या, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कब 1961 में लाया जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। और ये कौन से आधार पे, तो आर्टिकल 42 में दिया गया है, जो DPSP के अंदर दिया गया है। DPSP के अंदर आर्टिकल 42 में दिया गया है क्या, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट। यानी कि प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद 26 सप्ताह तक है जो क्या, उसको छुट्टी दिया जा सकता है अपने बच्चे के और अपने हेल्थ के, महिला का हेल्थ को बचाव करने के लिए। तो इसमें देखते कितना, तो 26 सप्ताह याद रखें, 26 वीक्स, 26 वीक्स। और इसमें वेतन यानी कि आपको पेड लीव दिया जाएगा, यानी कि पैसा भी मिलेगा और आप सरकारी छुट्टी पे भी रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो। और इस कारण से कर्नाटक ने अभी हाल ही में सरकारी और निजी क्षेत्र की सभी महिला कर्मचारी को कम से कम साल भर में 12 दिन छुट्टी रहेगा। किसके लिए, तो साल में हर एक महीना 1 दिन का छुट्टी। किसके लिए, तो जो महिलाओं या लड़कियों में जो मेंस्ट्रुएशन आती है, यानी कि जो क्या, तो उसमें पीरियड आती है, पीरियड के दौरान इस तरह से छुट्टी लेती है, तो उसको छुट्टी भी दिया जाएगा, साथ साथ उसको पेमेंट भी दिया जाएगा, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव कोलैबोरेशन के लिए समझौता किया है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के कौन सा यूनिवर्सिटी, डिकिन यूनिवर्सिटी, क्या डिकिन यूनिवर्सिटी इसमें सहयोग करेगा, डिकिन यूनिवर्सिटी इसमें सहयोग स्थापित करेगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के डिकिन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी अब क्या करेगा, तो इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया IFFI में इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिएटिव कोलैबोरेशन, यानी किस तरह से वो वेब्स मार्केट, यानी वेब्स मार्केट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट में किस तरह से क्रिएटिव कंटेंट को आगे बढ़ा सके, इसके लिए डिकिन यूनिवर्सिटी है जो उसके साथ समझौता किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के साथ। NCERT का शैक्षिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी एकीकरण को मजबूत करने के लिए IIT मद्रास के साथ अभी हाल ही में NCERT ने समझौता किया है। तो यानी NCERT की बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी स्थापना कब होती है, 1961 में। 1961 में इसकी स्थापना की जाती है, 1961 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये
क्या तो सरकारी स्कूल के लिए ये प्लेटफॉर्म, क्या तो एक पाठ्यक्रम बनाती है एनसीईआरटी या जो सीबीएसई हो गया उसके स्कूलों के लिए। जस्टिस सूर्यकांत ने 24 नवंबर को इंडिया के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पे इन्होंने शपथ लिया है। तो 53वें चीफ जस्टिस के तौर पे कौन शपथ लिए? तो 24 नवंबर को सूर्यकांत शपथ लेते हैं। और ये 52 नंबर के कौन थे? तो 52 नंबर के थे बी आर गवई। 51 नंबर के कौन थे? 51 नंबर के संजीव खन्ना। और 50 नंबर के डी वाई चंद्रचूड़ थे, डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है। और अभी 53 नंबर के कौन है? तो चीफ जस्टिस ये जस्टिस सूर्यकांत बने हैं, जो हरियाणा से संबंध रखते हैं। और अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? संगम कुमार साहू, संगम कुमार साहू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 1 नवंबर 2025 को कार्तिक एकादशी के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 9 से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई घायल हुए। और काशीबुग्गा श्रीकाकुलम का 600 वर्ष पुराना वेंकटेश्वर मंदिर विजयनगर कालीन है, जिसे पूर्व का तिरुपति भी कहा जाता है। तो ये कहाँ पे स्थित है ये मंदिर? ये पूछ सकता है। तो वेंकटेश्वर मंदिर ये कहाँ पे? तो इस तरह से पुराना वेंकटेश्वर मंदिर ये जो विजयनगर कालीन है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान बनाई गई थी, जो जिसका कार्यकाल था 1336 में इसकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है हरिहर और बुक्का के द्वारा। उसके बाद ही 1565 में क्या होता, तो इसका विनाश होता है और धीरे धीरे पतन की ओर चलता है, जब ये तालीकोटा का युद्ध या राक्षस तागड़ी का युद्ध होता है, जिसे 1565 में कहा जाता है राक्षस तागड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध, जिसमें बहमनी साम्राज्य और इसमें विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ यह युद्ध होता है। तो कह रहा है क्या? तो पूर्व की तिरुपति भी कहा जाता है किसको? पुराने वेंकटेश्वर मंदिर विजयकालीन जो है। और काशीबुग्गा स्थित में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर है। ठीक है, वेंकटेश्वर यही स्वामी मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने 26 नवंबर को क्या? तो अपना 76वां संविधान दिवस मनाया, जिसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये याद रखना है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। यानी आवर कॉन्स्टिट्यूशन आवर प्राइड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के केवड़िया यानी एकता नगर में 150 रुपए का क्या स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है। तो केवड़िया गुजरात में जो एकता नगर है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे रखा गया था केवड़िया। 31 अक्टूबर को जानते हैं कि क्या, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री और पहले प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। पीएम मोदी ने 27 नवंबर को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन और विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट, जो पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है, इसका अनावरण किया है। तो पीएम मोदी ने कब? तो 27 नवंबर को स्काई रूट का है इन्फिनिटी कैंपस, इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया है। और विक्रम-1 ऑर्बिटल रॉकेट का भी उद्घाटन किया, जो भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट है। अगला है उर्सुला वॉन डर लेन, यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष है। और एंटोनियो कोस्टा जो यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष है, उसको भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो नाम याद रखना है, दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पूछा जा सकता है कई एग्जाम में। उर्सुला वॉन डर लेन जो यूरोपियन आयोग यानी यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष है, और एंटोनियो कोस्टा यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष है, जिसको अब भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। वहीं पिछली बार 2025 में 26 जनवरी को क्या है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को यहां बुलाया गया था चीफ गेस्ट के तौर पे। और बात कर ले तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना कब होती है? 1993 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, जहाँ पे नाटो का भी हेडक्वार्टर है। नाटो में सदस्य की संख्या क्या है? 32 है। और इसमें सदस्य की संख्या क्या है? तो इसमें 21, इसमें क्या, तो 27 के आसपास देश है। किसमें? तो यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। ब्रेक्सिट का मतलब है कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, इसे ब्रेक्सिट कहा जाता है। आगे भारत ने पहली बार वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 के लिए अपनी टीम ताइवान भेजी, और इसमें भारत ने 29 देशों में कितना स्थान रहा? 8वां स्थान प्राप्त किया। और भारत ने इसमें 1 सिल्वर, 2 कांस्य और 3 इसमें एक्सेलेंस मेडल भी प्राप्त किए। तो इसमें टोटल मेडल की बात करें तो 3 मेडल रहे, और इसमें 8वां स्थान प्राप्त किया था 29 देश में भारत ने। और पहली बार वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता के लिए अपनी टीम कहाँ भेजी है? तो ताइवान में भेजी। ताइवान गई थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदनों के साथ दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन चुका है। तो इंडिया बिकेम द 6th लार्जेस्ट पेटेंट फाइलर इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 64,000 पेटेंट एप्लीकेशन। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपना ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, या फिर जैसे बहुत सारे पेटेंट हो गए, तो उसको फाइल करते हैं। साइंटिफिक रिवोल्यूशन, साइंटिफिक असेसमेंट हो गया, साइंटिफिक रिपोर्ट हो गया, उसको जब फाइल करते हैं तो उसके लिए पेटेंट कहा जाता है। और उसमें चीन है जो पहला स्थान पे है। चीन सबसे ज्यादा अभी तक का पेटेंट फाइल करने में चीन है जो नंबर 1 बना हुआ है। 30वां CII साझेदारी शिखर सम्मेलन 2025 14 से 15 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा अभी हाल ही में किया गया। तो 30वां कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री साझेदारी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ, जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है। तो GI टैग किसको दिया गया? तो मथुरा जरी ड्रेस और मेरठ ट्रम्पेट को। जो मेरठ ट्रम्पेट वही है मेरठ का बिगुल, जो 1857 की क्रांति में मेरठ से फूकी गई थी, बजाई गई थी। और ये मथुरा की जरी ड्रेस है जो कृष्ण भगवान के ड्रेस से संबंध रखती है, इसको GI टैग दिया गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने नज कैंपेन को लॉन्च किया है। नज कैंपेन CBDT का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नज कैंपेन अभी हाल ही में किसने? तो CBDT के चेयरमैन कौन है? तो रवि अग्रवाल है। रवि अग्रवाल क्या है? तो CBDT के चेयरमैन है, नाम याद रखना, रवि अग्रवाल। CBDT क्या है? तो चेयरमैन है। इनका 1 साल कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है। वहीं विवेक चतुर्वेदी क्या है? विवेक चतुर्वेदी ये क्या है? तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के अध्यक्ष हैं विवेक चतुर्वेदी, और रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष हैं। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा नज कैंपेन को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। नज कैंपेन, इसका मकसद क्या है? तो आयकर विवरण में विदेशी संपत्ति और विदेशी स्रोत आय की अनुसूची में सही रिपोर्टिंग को सुगम बनाना। यानी किस तरह से आप फॉरेन एक्सचेंज से, फॉरेन यानी दूसरे देशों से कितना पैसा कमाते हैं उसके बारे में सही तरीके से इसमें रिपोर्टिंग दिखाई जाएगी, उसके लिए यह बनाया गया है। क्या? नज कैंपेन। आगे है कि IIT खड़गपुर ने इम्पैक्ट राइज यानी रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव समाज में बदलाव लाने के लिए शुरू किया है। तो IIT खड़गपुर ने लॉन्च किया क्या? तो इम्पैक्ट राइज, जिसमें रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव किया गया है ताकि समाज में बदलाव हो। और उसके लिए कभी किसने किया? तो IIT खड़गपुर ने किया है। क्या? IIT खड़गपुर ने इसको लॉन्च किया है। राज्यपाल। आंध्र प्रदेश जून 2026 तक 1.4 करोड़ परिवारों के लिए स्मार्ट कार्ड शुरू करेगा। तो स्मार्ट कार्ड अभी हाल ही में शुरू करने वाला कौन राज्य बना है? तो 1.4 करोड़ परिवारों के लिए स्मार्ट कार्ड, यानी कि किस तरह से अपने राज्यों के अंदर जो रह रहे हैं परिवार, उनको इस तरह से उसके लिए स्मार्ट कार्ड शुरू करेगा और इस तरह से उसके सारे डिटेल्स उसमें भरे जाएंगे। अगला है कि सुशील शुक्ल को पुस्तक 1/12 के लिए 1/12 पुस्तक के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 दिया गया था। इनका नाम क्या? सुशील शुक्ल को पुस्तक 1/12 के लिए क्या दिया गया? तो हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। कटक ओडिशा में बाली यात्रा महोत्सव 5 से 13 नवंबर के बीच में इसका आयोजन किया गया। तो कटक ओडिशा में ही बाली यात्रा महोत्सव मनाई जाती है। सुशील शुक्ल यहाँ देख सकते हैं 1/12 के लिए हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO क्या? तो सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया है। कहां पे? हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO का इस तरह से उद्घाटन किया है। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने दिसंबर के बाद नवंबर महीने का करंट अफेयर्स को जो राष्ट्रीय घटनाक्रम के दिए गए थे उसको हमने कंप्लीट रूप से किया है। यदि आप एक बार वीडियो के माध्यम से भी देखते हुए चलेंगे तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और एग्जाम से पहले आप इस तरह से देखते हुए चलेंगे तो कुछ चीज़ों को आप जब पढ़ते हैं तो आपको कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो आप थोड़ा सा बुक को रखकर और वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको मिल जाएगी, इसमें समझ हो जाएगी। और इसके पहले भी हमने दिसंबर महीने का भी राष्ट्रीय घटनाक्रम कर दिया है, तो उसे जाकर आप देख सकते हैं। साथ साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जैसे कि इंडेक्स जारी करना या फिर इस तरह से पुस्तक लेखा, उसके बारे में भी हमने वीडियो के माध्यम से उसको बताने का प्रयास करेंगे। और जो करंट अफेयर्स का जो बुक मैगजीन में दिया गया है उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, और छोटे छोटे वीडियो भी आप देखते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बने रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।